जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की बातचीत मैं लंबी करने जा रहा हूँ आपके साथ में, काफ़ी लंबी करने जा रहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा सीधा-सा है कि जिस लड़ाई की हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ईरान की जो लड़ाई है, ये अब नए मोड़ पर पहुँच गई है और यहाँ से आप इसकी जो अनिश्चितता है, जो इसका इंडेफिनिटनेस है, वो आप देखेंगे लगातार अब बढ़ रहा है। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो हम आपको जो इसकी तमाम डायमेंशंस हैं आज की तारीख में, इनको डिस्कस करना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं कि दरअसल क्या संभावनाएँ बनती हैं और कितना कितना मल्टीप्लाई डायमेंशंस इसके हो सकते हैं। तो देखिए कल क्या हुआ है, ईरान पर बमबारी की पहले अमेरिका और इज़राइल ने, हुँ? उनके ऑयल फ़ील्ड्स के ऊपर। बात वहाँ से शुरू होती है, इसको ये ना समझा जाए कि आज सवेरे से जो कुछ ईरान ने किया है, ईरान ने जो कुछ आज किया है या क बल्कि कल देर रात से, वो उसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि ईरान ने जो कुछ किया है, वो रिएक्शन है। रिएक्शन है उस एक्शन का जो अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर लिया। सो और फिर वहाँ से बात शुरू होती है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या-क्या उसकी क्या-क्या एलिमेंट्स वहाँ पे और निकल कर आ रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है, साउथ पार्स का जो इलाका है, जो ईरान का इलाका है साउथ पार्स का, या वहाँ से फिर आप दूसरी तरफ चले जाएँ, कतर और सऊदी की तरफ को रास लफ़ान के जो इलाके हैं। दरअसल इस तमाम यानी कि साउथ पार्स से लेकर और रास लफ़ान तक की अगर आप बात करें, तो आखिर ये लड़ाई किसने शुरू की? आज पूरी दुनिया मित्रों ये देख रही है कि ईरान ने खाड़ी पर मिसाइलें बरसा दी। यही हो रहा है ना? बात तो यही हो रही है कि ईरान ने खाड़ी पर मिसाइलें बरसा दी। कतर का जो इलाका है रास लफान, वो जल रहा है। सऊदी के तेल हब हिट हो रहे हैं और सब के सब क्या कह रहे हैं? ईरान ने इस पूरे के पूरे इलाके को आग की लपट में झोंक दिया है। यही कहा जा रहा है ना? तो अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये कहानी दरअसल शुरू की जा रही, कहाँ से शुरू की जा रही है? कहाँ से कहानी शुरू हो रही है? यानी क्या जंग जो है, जो लड़ाई है, वो रसलफान पर मिसाइलें गिरने से शुरू हुई है? या फिर जो साउथ पार्स पर बम गिराए गए हैं 5,500 टन किलो के, वो अ, वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है साउथ पार्स, जो अ, तो वहाँ आप देखिए वो ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है मेरे भाई। ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है साउथ पार्स का इलाका, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। आपने वहाँ पर 5,500 किलो के बम गिराए हैं और फिर आप ईरान को ये कहिए कि ईरान क्या कर रहा है बदले में? तो आज के सवाल सेगमेंट में हम जो पहली बार शुरू कर रहे हैं, वो यही शुरू करेंगे कि आखिर ये जंग किसने शुरू की। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको याद दिला दूँ, जुनैद भाई कल ईद का दिन है, कल वो हमारे साथ होंगे। हो सकता है दिन में रहें, शाम को तो डेफ़िनिटली रहेंगे। और एक सेकंड, ये कोई भाई हैं, एक मैं याद कर रहा आदित्य भाई। उम, अच्छा, तो तो जंग किसने शुरू की? आदित्य ठाकरे भाई हमारे को व्हाट्सएप कर रहे हैं कहीं से। तो इसकी जो जो गैस है, किसकी गैस है, किसका तेल है, कौन किसका लेजिटिमेट टारगेट है, ये सवाल हम यहाँ पर पूछेंगे। जंग किसने शुरू की? किसकी गैस, किसका तेल, कौन है जो वैलिड टारगेट है? साउथ पार्स, साउथ पार्स का इलाका दुनिया का सबसे बड़ा गैस का फील्ड, ईरान का इलाका। पहली गोली ये चली। साउथ पार्स वही गैस फील्ड है दोस्तों, जो कतर के साथ में मिलकर नॉर्थ फील्ड एक बनाता है, जिसको नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। एलएनजी सप्लाई की दुनिया की ये रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसराइल ने अमेरिकी सपोर्ट के साथ में इसी साउथ पार्स पर प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स की हैं। प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स, इसके जो जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो कंप्रेसर स्टेशन है, जो इसका एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया गया। और उससे क्या हुआ? जो प्रोडक्शन है, जो शिपमेंट है, दोनों ही प्रभावित हुए, दोनों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। यानी हमला किसी मिलिट्री बेस पर नहीं किया गया दोस्तों, हमला किया गया है किसी मिसाइल साइट पर भी हमला नहीं किया गया है। हमला किया गया है ईरान की सीधे-सीधे गैस की नस पर। ये बेसिकली उसकी जान है, ईरान की गैस की। और इसका बड़ा सारा जो इलाका है वो इधर कतर में भी ज़ाहिर है इससे सब जाता है सप्लाई का, वो भी कल इम्पैक्टेड हुआ। तो क्या हुआ? ईरान के जो फॉर्मर न्यूक्लियर नेगोशिएटर रहे हैं यूएन के साथ में, उनका नाम है सैयद मोहम्मद मरांडी।
उनका एक शो मैं देख रहा था, सैयद मोहम्मद मराठी साहब ने ये कहा, यूएस अटैक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड after years of sanctions. There is no longer just a military conflict. This is not just a military confrontation. Iran has now declared an economic war. मैं आपको दोबारा से इसको पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है, अमेरिका ने सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला नहीं किया है, बल्कि इतने सैंक्शंस के, सालों के इतने चल रहे सैंक्शंस के बावजूद ये अब मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं रह गई है। उनका यह कहना है, अब ईरान ने इकोनॉमिक वॉर यानी आर्थिक युद्ध की घोषणा कर दी है। आर्थिक युद्ध की घोषणा ईरान को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपने दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जो गैस फील्ड जो है, जो कि ईरान के पास है, आपने वहां बमबारी की है। किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं की, किसी मिसाइल सेंटर पे नहीं की, किसी रडार को नहीं तोड़ा है, आपने गैस के भंडार को तोड़ा है। तेहरान की नजर में, यानी कि ईरान की नजर में, ये सिर्फ एयर स्ट्राइक वर्सेस एयर स्ट्राइक नहीं है। अब जो कुछ ईरान कर रहा है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो एयर स्ट्राइक के बदले में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जी नहीं। अब ये सीधे सीधे इकोनॉमी की लड़ाई हो रही है, जहां पर टारगेट है तेल और गैस की भंडार। तेल और गैस के जो भंडार हैं, अब वही टारगेट हैं दोनों तरफ, क्योंकि ईरान टारगेट बन चुका है तो वो दूसरों को क्यों छोड़ेगा। ईरान का जवाब क्या निकला? ईरान का जवाब निकला दोस्तों, रस लफान का इलाका, यानहू का इलाका जो कि सऊदी में आता है, रियाद, रियाद खुद का इलाका। अब यहाँ पर सऊदी अरब जो है वो कुछ अलग गाना गा रहा है। सऊदी अरब क्या कह रहा है, ओहो हमारे यहाँ रियाद में मीटिंग चल रही थी जहां पर तमाम जो जो अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं और ऐसे में हमारे यहाँ रियाद पर हमला किया गया है। भाई आपने कौन सी टाइमिंग देख के आपके यहाँ से हमला हुआ था? सऊदी अरब ये नाटक कर सकता है कि भाई हम तो हमला नहीं कर रहे, ये बात सही है, मगर सऊदी अरब में मौजूद जो अमेरिकन बेसेस हैं वो तो हमला कर रहे हैं ना, तो वो अल्टीमेटली क्या सऊदी अरब से अलग है? सऊदी अरब परमिट कर रहा है इसलिए हमले हो रहे हैं ना वहां से। तो ऐसे में आप लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं उस मुल्क के। क्योंकि एक और बात समझिए, ईरान इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो इस लड़ाई को रोज बरोज एक एक दिन कर कर हार भी रहा हो तो भी वो अपने बचाने की कोशिश में जो कुछ भी कर सकेगा वो करेगा। एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट इट इज डूइंग। वो एग्जैक्टली यही कर रहा है। तो मित्रों, हुआ क्या है, जैसे ही ईरान साउथ पार्स पर जब हमला किया गया, ईरान में साउथ पार्स के ऊपर जब हमला किया गया, हमला होते ही ईरान ने यह बात खुलकर कही कि अगर हमारी की गैस फील्ड पर, मुख्य गैस फील्ड पर बम गिर रहा है तो हम फिर खाड़ी के जो एनर्जी हब्स हैं उनको अपना लेजिटिमेट टारगेट मानेंगे। याद रहे, कोई भी हमला करने से पहले ईरान ने इन तमाम इलाकों को यह कह दिया कि आप लोग अपना इलाका खाली कर दें, हम आप पर हमला करने जा रहे हैं। मुझे याद आई अपने गांव के उन डकैतों की पुराने जमाने में, 70s में, जो पहले 15 पैसे का, उस जमाने में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था। पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिख के आती थी कि भैया बात सुनो, जो इंतजाम करे हो कर ही लो, कल हम तुम्हारे यहाँ डाका डाले आप वो जो तुम्हें करना हो कर लो, कल तुम्हारे यहाँ डाका डालने आ रहा है तो वो उसके बाद बाकायदा डाका पड़ता था। दोनाली बंदूक का जमाना हुआ करता था। मुझे कुछ उस तरह का याद आई कि ईरान ने उनको पहले से बता दिया कि भाई साहब अपना इलाका खाली करो, क्योंकि हम आपके इलाके में हमला करने जा रहे हैं, अब हमारी अगली मिसाइलें आपके यहाँ आ रही हैं। ये हुआ बात। ओके, फिर क्या हुआ, जब ईरान ने ये बात कह दी कि हम, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके यहाँ इनको निशाना बनाएंगे, फिर हुआ ये कि कतर का जो रास लफान का इलाका है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का हब है, कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का हब है, जिसका नाम है रस लफान जगह जो है। यहां पर मित्रों ईरानी मिसाइलों ने हिट किया, ईरानी मिसाइलों ने हमला किया। कतर एनर्जी ने एक्सटेंसिव डैमेज की रिपोर्ट की और बताया कि वहां बहुत आग लगी हुई है, जबरदस्त आग लगी हुई है। अब आप मित्रों खुद सोचिए, एनर्जी के सोर्स में अगर आग लग जाए, यानी कुछ उस तरह से मानिए कि किसी कहीं पर पेट्रोल में आग लग जाए, तो भला उसको कितनी जल्दी बुझाया जा सकता है ये आप भी जानते हो, और कितना मुश्किल होगा ये भी आप समझ सकते हो। यानी कि इन्फ्लेमेबल आर्टिकल पर अगर आग लगी हुई है तो उस पर आप कितना एक पानी डालोगे, कितना क्या करोगे। खैर, तो एक्सटेंसिव डैमेज
हुआ है वहां पर, इसकी पुष्टि की गई है कतर की तरफ से, और भयंकर वहां पर आग लगी है ये भी बताया गया। इसके अलावा सऊदी में यानबू का जो इलाका है, यानबू का इलाका या जो ईस्टर्न प्रोविंस में जो ऑयल और गैस के इंस्टॉलेशन है उनके, वहां सब पर टारगेट किया गया। समरफ जैसी जो रिफाइनरी है उनकी, वहां पर भी स्ट्राइक की गई। भले ही ऑफिशियल लाइन जो बताई गई है वो ये कहा कि नहीं 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 नहीं, ज्यादा असर नहीं हुआ है, थोड़ा ही असर हुआ है, डजंट मैटर, स्ट्राइक किया गया। कहीं पर ज्यादा हुआ, कहीं पर कम हुआ हुआ। अब मित्रों सुनिए, रियाद यानी सऊदी अरेबिया के आसमान में कई मिसाइलें, कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। पहली बार सऊदी अरेबिया में जब से लड़ाई शुरू हुई है, लोगों के मोबाइल पर होस्टाइल थ्रेट के अलर्ट आने लग गए कि भैया बचो, हटो, भागो, व्हाटएवर, कि भाई हमला हो रहा है मोबाइल का, अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल करो। तो जब मित्रों ईरान के साउथ पार्स के बाद में रसलफान और यानबू पर जो रसलफान और यानबू जब टारगेट बनते हैं, तो फिर जरा सोचिए, क्या ये कोई अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है या फिर पहली इकोनॉमिक गोली चलने का जवाबी गोली? मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं, जरा सोचिए, जब पहली गोली चली तो कहां चली? वो चली ईरान के ऊपर, साउथ पार्स के इलाके में। गोली से मेरा मतलब पहला हमला। उसके बाद में ईरान ने क्या किया? उसके बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में रसलफान के इलाके पर, यानबू के इलाके में अपना हमला किया। तो ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन नहीं है, प्रोवोकेशन आपने किया है, आपने प्रोवोकेशन किया है, बदले में ईरान ने कार्रवाई की है और उसका जवाब उसी तरह से दिया है जैसे आपने अपना काम किया है। ऐसे में लेजिटिमेट टारगेट कौन? कतर और सऊदी अरब कहते हैं हमने तो ईरान पे हमला ही नहीं किया। आई मीन, इस मासूम में इस मासूमियत पे कौन न मर जाए खुदा। मतलब हद है। आप अपने घर में लोगों को बिठा रहे हैं, अमेरिकियों को बिठा रहे हैं, उनसे हमले हो रहे हैं, उनसे दूसरा आदमी मर रहा है, वो हमला करने के लिए कहां जाए? अमेरिका जाएगा क्या? आपके यहां बैठे तो आपके यहां हमला होगा। आप मेरे यहां का तेल पे, मेरे तेल के कुएं में आप लगाओगे, मैं आपके तेल के कुएं में लगाऊंगा। बड़ा सिंपल सा है। तो लेकिन मित्रों, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ या इस तरह के जो दूसरे नक्शे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है जो कि सऊदी अरेबिया में है, या अल दुदैद जो है एयरपोर्ट जो कि कतर में है, या और दूसरे जो गल्फ के बेस हैं, यहां पर अमेरिका के जेट, अमेरिका के ड्रोन, अमेरिका के अवाक्स और उनके टैंकर, रिफिलिंग टैंकर, वो सब के सब इस लड़ाई में यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। ये वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में और दुनिया के तमाम अखबारों में बाकायदा इसके फोटोग्राफ छप रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब किसी के देश में ये सारी चीजें वहां से ऑपरेट हो रही होंगी, तो भैया हमले कहां होंगे? जहां से हमले होंगे वहीं तो होंगे। ईरान का जो तर्क है वो क्या है दोस्तों? ईरान ये कह रहा है कि अगर आप साउथ पास पर हमला करते हैं, जो कि यही मशीनें कर रही हैं, यही बेसिस कर रहे हैं, तो आपकी जमीन पर बैठे हुए जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, या जो लोग आपके कमांड कंट्रोल सेंटर को चला रहे हैं, हम वहां क्यों हमला नहीं करेंगे? वो कहते हैं जब आपने इनको घर में जगह दे रखी है तो आप नॉन कॉम्बिटेंट नहीं हो सकते, आप बाकायदा कॉम्बिटेंट हैं, आप इस लड़ाई में पार्टनर हैं, और आपके जो एनर्जी हब्स हैं वो हमारे लेजिटिमेट मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट बन जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यू दोस्तों, मुझे भी यही लगता है। ईमानदारी की बात यह है, मैं बेईमानी करूंगा आपके साथ अपने नैरेटिव में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं लगता है। मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता है। ईरान की सरकार से मेरी लाख शिकायतें हो सकती हैं, उनके इस्लामिक जो चाल ढल हो उनसे मुझे लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये कि आप उसके घर में घुस के किसी को मारेंगे और आप ये कहेंगे मुझे क्यों मारा, सॉरी बॉस, ये कहानी नहीं बनती। ये कहानी बिल्कुल नहीं बनती, चाहे आप मेरे कितने दोस्त हों, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो भाई आपको गलत तो कहा जाएगा। गलत को गलत ना कहा जाए, ये भी गलत है। खैर मित्रों, तो ऐसे में जो 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 मरांडी साहब जिनकी मैंने आपसे बात की, जो ईरान के न्यूक्लियर जो यूएन की उसमें जो निगोशिएटर है ईरान की तरफ से, मरांडी, उनसे उनकी जो बात आई है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, इफ दे डिस्ट्रॉय आवर की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जरा सुनिए, if they destroy our key energy infrastructure, we will make sure that the entire Gulf's energy infrastructure is at risk. अगर आप हमारे
तमाम जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे को चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे ऊर्जा संसाधनों को चोट पहुंचाएंगे, तो आपके जितने एनर्जी संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये बात है सीधी। ईरान का संदेश क्या जा रहा है? ईरान का संदेश बड़ा सीधा है कि साउथ पार्स एक ओपन सीजन है, यानी कि आपने बात शुरू कर दी है, मौसम खोल दिया है आपने। अब आपके जो इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो रास लफान हो या यानबू हो, वो सेफ नहीं हो सकते, उनको यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता है। जो ऊर्जा की जंग है दोस्तों और दुनिया, इस पर भी जरा बात करते हैं। देखिए, जो साउथ पार्स का ये इलाका है या रास लफान का है, इन पर जो हमला हुआ, उसके बाद में जो ग्लोबल गैस और ऑयल के प्राइसेस हैं, एकदम उछल गए, एकदम उछल गए। और फिर क्या हुआ? यूरोप में गैस के फ्यूचर पर कतर से जाती है भाई, तो यूरोप में गैस का फ्यूचर, एशिया में एलएनजी स्पॉट्स, सब पर इमीडिएट झटका लगा, सब के सब तीर की तरह ऊपर भागे नॉर्थवर्ड्स बहुत तेजी से। इंडिया जैसे जो देश हैं, भारत जैसे जो देश हैं, जो कतर से एलएनजी लेते रहे हैं अब तक, वो सिर्फ किसी जियोपॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि उनके लिए, भारत जैसे देशों के लिए, ये सीधे एक इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क खड़ा हो रहा है। यानी इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज आपको महंगे दामों में अगर खरीदनी पड़ेगी एनर्जी, और आप अपने घर से अपना फॉरेन एक्सचेंज निकाल रहे होंगे, तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा ना। इन सब पर असर पड़ने वाला है। मित्रों, एक बात समझिए, जब हम कहते हैं ना सब कुछ सेफ है भारत में, वो उस तरह से सेफ नहीं है। इन द सेंस, आप दुनिया से, अपने मित्र देशों से के जरिए अपनी सप्लाई लाइन ठीक कर सकते हैं, उसकी प्राइसेस को नहीं। सप्लाई लाइन आपको आ जाएगी, आपको चीज चाहिए, आपके घर आ जाएगी, लेकिन दाम आपको बढ़ा हुआ ही देना पड़ेगा। और बढ़े दाम का मतलब ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना, ज्यादा पैसे देने का मतलब आपके घर में जो मौजूद आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होना, नतीजन आपका जो तमाम करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका बढ़ना। ये तमाम बातें हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। यानी हमको चीजें टाइम पर मिल रही हैं, वो एक बात है, लेकिन किस दाम में मिल रही हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता, और उसके पीछे ये लड़ाई है। तो ये मित्रों, जो ये कोई लोकल ईरान और गल्फ फाइट है, ऐसा नहीं है। ये लोकल कोई गल्फ ईरान फाइट नहीं हो रही है, ये सीधे सीधे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की लड़ाई हो रही है इस समय पर। इसका सबका नतीजा, पहली गोली साउथ पार्स पर चली, ईरान ने इसको इकोनॉमिक वॉर कहा, और रास लफान और यानबू, रियाद, इन सबको उसने टारगेट बनाया। मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है दोस्तों, अगर हमारी गैस, हमारा तेल सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हारा भी नहीं है। उम्मीद ना करो कि सुरक्षित होगा तुम्हारा। गल्फ की जो राजधानियां हैं, वो मित्रों खुद को दर्शक दिखाना चाह रही हैं। हमने क्या किया है? हम तो यूं ही देख रहे हैं, यहां बैठे हुए, मार तो अमरीकी रहे हैं, मगर अमरीकी कहां बैठे हैं? तुम्हारे घर में बैठे हैं। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है, तुम्हारी जमीन से मेरी गैस पर अगर बम गिरेंगे तो तुम बाकायदा बराबर के साझेदार हो, बच नहीं सकते इस बात से, इस आरोप से। एंड आई एग्री विद दैट। असल सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ईरान ने खाड़ी पर हमला क्यों किया। सवाल यह है कि जो कहानी है, साउथ पार्स पर जो गिरे हुए पहले बम से ये कहानी शुरू की जाएगी। जो पहला बम 5,500 किलो का गिराया गया वहां पर, वहां से बात शुरू की जाएगी, और फिर जो रास लफान पर गिरी हुई आखिरी मिसाइलें हैं उन पर बात की जाएगी। अगर इसको इकोनॉमिक वॉर माने, तो आप मानकर चलिए, हर एक गैस फील्ड और हर एक रिफाइनरी अब लड़ाई के मैदान में बदल चुकी है। इस हिस्से में जो मैंने अब तक आपसे बात की, आपने देख लिया कि जो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ एक और कहानी चल रही है, उस पर भी बात करते हैं। वो क्या है? सऊदी के सिर पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला, पाकिस्तान के सिर पर, सॉरी, सऊदी अरेबिया के सिर पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी कि न्यूक्लियर छाता लगा हुआ है, ऐसी बातें की जा रही हैं। इस पर भी बात करते हैं। आज का सवाल क्या बनता है? हमारा सवाल ये कि क्या वाकई पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एटमी छतरी दे रखी है? क्या यह वाकई में एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक अफवाह है? जो इनकी डील हुई है सऊदी अरेबिया से सितंबर में, उस पर क्या लिखा है? 2025 में सितंबर के महीने में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसको एसएमडीए आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, एसएमडीए। ये एग्रीमेंट किया। पब्लिक डोमेन में जो बात दिखाई गई वो ये, सिर्फ
एक जुमला दिखाया गया आपको, वो कहा गया जी म्यूचुअल डिफेंस इन द सेंस एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। किसी भी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, इसमें बड़े कीवर्ड्स हैं। ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस सारे को जरा गौर से देखिएगा। इसमें जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डील पब्लिक नहीं की गई है। इस डील को न पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किसी ने देखा है, न किसी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है। ये सिर्फ आपस में बात हो रही है। मिलिट्री टू वहां के एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, ये बातचीत चल रही है। बाकी कुछ बातों को लीक किया गया है और उससे आपको कुछ चीजों का अंदाजा लगता है। हम उस फ्रेमवर्क पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो बताया क्या गया है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। ऑल मिलिट्री मीन्स, ऑल मिलिट्री मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव कोऑपरेशन, ये इस किस्म की भाषा इस्तेमाल की गई है। अब इसके मतलब आप जरा निकालिएगा। फिर आता है एक और, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जैसे जो लोग हैं, और जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है या वेलफेयर सेंटर जैसे जो लोग हैं, ये लोग इस पर बात करते हैं और क्या कहते हैं, टेक्स्ट में कहीं भी न्यूक्लियर या एटॉमिक शब्द नहीं है। ये बड़ी ब्रिलियंट बात है दोस्तों, कि ये बहुत अकलमंदी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो कह रहे हैं टेक्स्ट में कहीं भी न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर जैसा शब्द नहीं है, एटॉमिक जैसा शब्द नहीं है। ओके, ये मेरे लिहाज से एक टेक्निकल बात हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर साथ ही क्या कहते हैं, लिखित रूप में कहीं भी कोई न्यूक्लियर गारंटी नहीं दी गई है। लिखित रूप में कोई न्यूक्लियर गारंटी नहीं दी गई है। जानबूझकर चुप्पी रखी गई है क्या? न पाकिस्तान की संसद में कोई बहस की गई, खुली बहस हुई, न ही सऊदी अरब में जो उनकी शूरा काउंसिल है वहां कोई बात की गई, ना ही कोई क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की गई कि दरअसल यहां हुआ क्या है, बात क्या हुई है, डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। बेल्फर और जो बीबीसी दोनों ने क्या कहा है सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स डू नॉट मेंशन न्यूक्लियर गारंटीज। मैं आपको दोबारा पढ़ दूंगा, जरा सुनिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स डू नॉट मेंशन न्यूक्लियर गारंटीज बट rumors of secret clauses and understandings are likely given Saudi Arabia's long standing nuclear ambitions। यानी कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं वो कहीं भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर गारंटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस सारे में कुछ गुप्त क्लॉजेज रखी गई हैं, या आपसी इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि उनको न्यूक्लियर मिला हुआ है पाकिस्तान से। इसका शक इसलिए भी बढ़ जाता है कि सऊदी अरेबिया की ये बहुत पुरानी इच्छा रही है कि उसके पास न्यूक्लियर एक्सेस हो, न्यूक्लियर वेपन्स का। अब इस बात को मैं भी आपको और डिबेट में, इसको मैं आगे आपको और इस पे एक्सटेंसिवली बात करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मायने छिपे हुए हैं। यानी ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये न्यूक्लियर शब्द जो है वो जानबूझकर गायब किया गया हो, जानबूझकर न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल न किया गया हो। क्यों न किया गया हो बताता हूं आपको। ये इसलिए नहीं किया गया ताकि जो एनपीटी है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनएसजी, आईएईए और अमेरिका वाशिंगटन, इनके सामने कोई सीधा सीधा केस ना आए बात करने के लिए। लेकिन इतनी एम्बिग्यूटी छोड़ी जाए कि दुनिया सोचे यार हो सकता है कि न्यूक्लियर हमला मिला हुआ हो सऊदी अरेबिया को और इसमें कुछ शक की गुंजाइश है। जो एम्बिग्यूटी है इसमें वही हथियार बन जाती है, जो एम्बिग्यूटी है वही यहां पर हथियार बन रही है। सलमान अल अंसारी, अब आप कहें सलमान अल अंसारी कौन है? सलमान अल अंसारी सऊदी अरब के लीडिंग डिफेंस एक्सपर्ट माने जाते हैं। अल अरबिया जैसे जो अखबार हैं या और तमाम जो अरबियन चैनल्स हैं वहां पर ये अक्सर आते रहते हैं। और एक तरह से यूं मानिए इनकी जो हैसियत है वो ये है, जनाब सलमान अल अंसारी की इनकी हैसियत ये है कि इनको सरकारी संवाददाता आप नहीं कह सकते, इनको सरकारी तौर पे माउथ पीस नहीं कह सकते इनका, बल्कि शायद कह सकते हैं माउथ पीस कह सकते हैं, लेकिन औपचारिक नहीं है। यानी कि ये सऊदी अरब की सरकार की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसे में ऑप्शन क्या खुला रहता है कि अगर कहीं कोई बात बिगड़ जा रही है, स्टेप बैक करना है, तो वो हमेशा कहते हैं भाई वो स्वतंत्र रूप से एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बात कह दी होगी। लेकिन दरअसल ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस आइडिया को जो कि किंगडम से निकल रहा होता है। ओके, आओ बात करते हैं इसके बाद। तो सलमान अल अंसारी जो है वो क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये वहां के, सऊदी अरब के। अरब न्यूज या जो ग्लोबल चैनल्स हैं वहां पर रेगुलर आते रहते हैं।
प्रो सऊदी जो लॉबिंग है अमेरिका में, उसका इकोसिस्टम का ये हिस्सा है, बल्कि फाउंडर है। अभी एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने बात कही, क्या कही? इफ ए वॉर विद, जरा सुनिएगा, इफ ए वॉर विद ईरान एस्केलेट्स, रियाद कैन एक्टिवेट इट्स डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान एंड रिलाई ऑन द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये कल की बात है जो उन्होंने कही, यस्टरडे। क्या कहें? इफ वॉर विद ईरान एस्केलेट्स, अगर ईरान के साथ में लड़ाई बढ़ जाती है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ में मौजूद अपना जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसको एक्टिवेट कर सकता है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला की डिमांड कर सकता है कि उसका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसको एक्टिवेट किया जाए। आप जरा देखिए कितनी बड़ी बात है। ये जो शब्द है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ये ट्रीटी का जो टेक्स्ट है उसमें नहीं है, ऐसा दोनों मानते हैं, दोनों कहते हैं, किसी ने वो ट्रीटी देखी नहीं है। लेकिन जो स्टेट अलाइंड एनालिस्ट है, ये जो सलमान अंसारी है, ये इस तरह के एनालिस्ट जो है, या पाकिस्तान में जैसे हमारे कमर सीमा है, जो कि स्टेट के माउथ पीस माने जाते हैं, उनके मुंह से ये शब्द बार बार आ रहे हैं। रिमेंबर, मैं आपको इस बारे में और डिटेल्स अभी देने जा रहा हूं तुरंत। ये जो इस किस्म के जो लोग होते हैं, दरअसल का काम क्या होता है? इनका काम होता है मित्रों ट्रायल बैलून उड़ाना। ट्रायल बैलून उड़ाना इनका काम होता है। रियाद यानी सऊदी अरेबिया सीधे सीधे जो बात नहीं कहेगा उसको अल अंसारी, सलमान अल अंसारी से कहलवा दिया जाएगा। और फिर ऑप्शन क्या बचा रहेगा? कहीं कोई बात बिगड़ने लगे तो सऊदी अरब कहेगा भाई वो स्वतंत्र रूप से एक्सपर्ट है, उन्होंने कह दिया हो। लेकिन दरअसल वो नैरेटिव वही दे रहे होते हैं जो कि किंगडम का होता है। अब इसी पर ले लीजिए कमर चीमा की बात। कमर चीमा की मैं बताता हूँ। याद कीजिए वो दिन जब इजराइल ने कतर पर हमला किया था, आपको याद है? हमास की मीटिंग चल रही थी और नेगोशिएशन चल रही थी उसकी, क्या नाम उसका, जो इनके हॉस्टेजेस थे, इजरायली हॉस्टेजेस थे, उनको छुड़वाने के लिए मुलाकात चल रही थी। तो कतर के जिस हेडक्वार्टर में चल रही थी, ईरान ने वहां हमला, इजराइल ने वहां हमला कर दिया था, मिसाइल मार दिया था वहां। ठीक याद है आपको? वो सारे लुढ़क गए थे। इनका कतर का कोई वो एक यंग ऑफिसर था कोई, वो भी मारा गया था उसमें, एंड ऑल दैट, राइट? उसकी डिस्कशन करते हुए कमर चीमा ने जो बात कही थी, याद कीजिए उसको, मैं बहुत कभी नहीं भूला उस बात को, बल्कि मैंने उसको कहीं पुराना एक शॉर्ट भी डाला था। वो कहते हैं तमाम जीसीसी कंट्रीज का जो डिफेंस बजट है वो 108 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक, अगर वो 108 डॉलर हमको दें तो हम तमाम जीसीसी कंट्रीज की सिक्योरिटी की गारंटी ले सकते हैं। ये बात किसने कही थी? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस रहने वाले कमर चीमा। ये बात उनकी कही हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ओके नाउ, तो गल्फ देशों के जो 108 बिलियन डॉलर का जो उनका डिफेंस बजट है, उसके बदले में ये कहते हैं कि पाकिस्तान कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी ले सकता है तमाम जीसीसी कंट्रीज की। और फिर लाइन क्या आती है? हमारे पास, ये भी उन्होंने उसी शो में कहा था, इमीडिएटली उसी शो में कहा था, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में मैं इसके बारे में ऑनलाइन बात नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पर बात नहीं करना चाहता हूं, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे पास वो चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब वो चीजें क्या है भाई? वो चीजें क्या है, या वो कुछ चीजें कौन सी हो सकती हैं? मित्रों, जो कन्वेंशनल फौज होती है, जो टैंक होते हैं, ट्रेनिंग होती है, इन पर तो खुलकर बात होती है। मिसाइल और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी बात की जा सकती है। जिस पे बात नहीं की जा सकती है वो क्या है? जाहिर है ये वही जिस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जा सकती है उसका नाम होता है न्यूक्लियर। समझ रहे हैं? वो बेसिकली इनके लिए ये गारंटी देना चाह रहे थे कि हमको 108 बिलियन दो। उनका कहना था हमारा लगभग इतना ही फॉरेन का कर्जा है, इतना ही इनका बजट है, हमको ये पैसे दें, हम इनकी सिक्योरिटी गारंटी ले लेंगे, अगले साल से भैया ये 108 हमको देते रहना, हमको 108 बिलियन हर साल के आप देते रहो, हमारी इकोनॉमी चल रही है, तुम्हारा डिफेंस चल रहा है वाली बात। ये बातें इन्होंने की हैं इस किस्म की। चलिए आगे देखिए। सऊदी अरब से जब सलमान अंसारी जो है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला को नॉर्मलाइज करते हैं पाकिस्तान के रिश्तों में, और पाकिस्तान की तरफ से चीमा जब 108 बिलियन डॉलर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम सीक्रेट, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो सीक्रेट टेक्नोलॉजी कौन सी भैया? यही तो हैदराबाद, और क्या है? भूखे नंगे लोग हो तुम। दोनों मिलकर वही नैरेटिव बनाते हैं दोस्तों, जो कागज पर नहीं लिखा गया है, जो दिमाग में लिखा जा रहा है। ये वही नैरेटिव है। और आपको याद दिलाता हूं, ये बात हवा में नहीं हो रही। आप लिंडसे ग्राहम की याद करिए। लिंडसे ग्राहम जो कि इसी रिपब्लिकन पार्टी में है बाकायदा,
और एमबीएस की बात करिए, उनके बीच की जो बातचीत है जिसमें लिंडसे ग्राहम जो है वो कहते हैं कि मेरी एमबीएस से बात हुई थी और एमबीएस ने ये कहा, आई डू नॉट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब। हमको यूरेनियम की कोई जरूरत नहीं है बम बनाने के लिए। क्यों? मैं पाकिस्तान से हमेशा खरीद सकता हूं। आई कैन बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। आज तक सऊदी अरब ने या एमबीएस ने इसको डिनाई नहीं किया। ये बात चाहे कोई हंसी मजाक में कहे या इससे कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाए, ईरान के पास अगर बम आया तो सऊदी अरब सीधे पाकिस्तान की ओर देखेगा, ऐसा इनको कहना है। इस बात का मतलब ये निकलता है। अब जरा ट्रायंगल पूरा करिए। रियाद अलाइंड एनालिस्ट यानी कि सलमान अल अंसारी वो कह रहे हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात कि पाकिस्तान के पास से हमको मिल रहा है। पाकिस्तान अलाइंड कमेंटेटर कमर चीमा वो क्या कहते हैं, कलेक्टिव डिफेंस प्लस सीक्रेट टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी क्या है, जाहिर है न्यूक्लियर। अमेरिकन सेनेटर का बयान, ग्राहम लिंडसे का बयान कि सऊदी अरेबिया के एमबीएस जो हैं वो इनसे कहते हैं कि आई कैन ऑलवेज बाय न्यूक्लियर बम फ्रॉम पाकिस्तान, है कि नहीं। ये तीनों मिलकर इस एम्बिग्यूटी को क्रेडिबिलिटी देते हैं। इसका फायदा किसको है और किसको खतरा है, इस पर बात करते हैं। रियाद को इससे डिटरेंस मिलता है, यानी कि रियाद को ये कहने के लिए मिल जाता है कि हमारी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, हमारे पास पाकिस्तान वाला न्यूक्लियर बम हमारे पास भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास है वो हमारे पास भी है। ईरान और इजराइल के लिए इसका एक मैसेज है, वो क्या है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम भी है। यू नो इस्लामाबाद को भी लीवरेज है और इस्लामाबाद को पैसा मिलता है, तेल मिलता है, इससे पेट्रो डॉलर मिलते हैं। पेट्रो डॉलर के बदले में सिक्योरिटी, ये उनका कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान का सीधा मतलब ये है पेट्रो डॉलर हमको तुम दो, हम तुमको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, सेंट्रल रोल आपके लिए निभाएंगे आपकी सिक्योरिटी में, अगर हमको आप पेट्रो डॉलर दे रहे हैं। पेट्रोल डॉलर जो भी मैं उसको ही पेट्रोल डॉलर कह रहा हूँ। दूसरों के लिए क्या खतरा है, तेहरान हुआ, तेल अवीव, दिल्ली, ये सब के सब इसको प्रोलिफरेशन थ्रेट की तरह से देखते हैं। हम सबके सब क्या देखते हैं, हम इसमें प्रोलिफरेशन का थ्रेट देख रहे होते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। जो बेलफर का सार है, बेलफर की जो बात कही जा रही है, उनका जो सार है वो क्या है, कहते हैं नॉट येट अ फॉर्मल सऊदी न्यूक्लियर अम्ब्रेला, नॉट येट अ फॉर्मल सऊदी न्यूक्लियर अम्ब्रेला, बट न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी बाय डिजाइन, न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी बाय डिजाइन, इट इज एनफ टू डिटर द एडवर्सरीज। ये काफी है इतनी कि जो दुश्मन है वो जरा पीछे हट के रहे, नॉट एनफ टू ट्रिगर एक्सप्लिसिट सैंक्शंस। इसमें जो स्पेस बचता है भैया कि आप सिर्फ इस शक की वजह से आप पाकिस्तान पर सैंक्शन नहीं लगा सकते। क्यों? लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं साहब, है ना। आपको अगर लीगली एक चीज को किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रूव करना है तो उसके लिए राइटिंग में कुछ चाहिए, राइटिंग में कुछ है ही नहीं। ये किस्सा है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है मित्रों कि देखो जी, टेक्स्ट में न्यूक्लियर का तो कोई शब्द है नहीं, लेकिन मित्रों अल अंसारी, सलमान अल अंसारी, कमर चीमा, लिंडसे ग्राहम, तीनों के जवान में न्यूक्लियर की छतरी लगातार घूम रही है ना। ये है वो बात जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। कागज पर चुप्पी है, समझिए, कागज पर चुप्पी है, लेकिन स्टूडियो में एटमी छतरी खुल चुकी है, लगातार खुली हुई है। और ये जो पैक्ट है ये टिटी और टैक्स से ज्यादा लोगों के दिमाग में लिखा जा रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। एम्बिग्यूटी जो है, जो एम्बिग्यूटी है वही इनका सेलेक्टिव हथियार है। एम्बिग्यूटी वाला जो हथियार है उसी को इस्तेमाल करके ये अपना नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और, वो क्या, बात करते हैं हम ब्रैन बेरेटिक की। ब्रैन बेरेटिक जो है ये अगेन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, बड़े जाने माने दुनिया के। वो कुछ और कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसकी तीसरी परत ग्रेट पावर चेस बोर्ड, जो ग्रेट जिसके बेसिस पे मैंने आपको आज का थंबनेल भी दिया है, जो ग्रेट पावर चेस बोर्ड है वो उसकी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो एक बातचीत में बता रहे हैं कि ईरान वॉर इज अ गेटवे, ईरान वॉर इज अ गेटवे टू वॉर विद चाइना एंड रशिया। जो लड़ाई ईरान के साथ में हो रही है वो दरअसल ऐसा दरवाजा है जहां से चाइना, यानी कि ईरान के जरिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो चाइना और रशिया से लड़ी जा रही है, ऐसा कहना है ब्रैन बेरेटिक का। समझ ना, यानी ईरान की जो जंग है वो बीजिंग से मॉस्को तक कैसे जाती है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए,
अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, वो क्या है? रशिया, चाइना, ईरान तीनों पर दबाव रखना है। यूरोप में रशिया और इंडो पैसिफिक में चाइना, वेस्ट एशिया में ईरान। ये सब एक ही गेम के अलग अलग मोर्चे हैं। अमेरिका फर्स्ट मीन्स, जब आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो अमेरिका फर्स्ट मीन्स कन्फ्रंटिंग रशिया, कन्फ्रंटिंग चाइना एंड कन्फ्रंटिंग ईरान टुगेदर। अमेरिका फर्स्ट का मतलब यही होता है कि आप एक साथ रशिया, चाइना और ईरान से लड़ रहे हैं, अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं। ये है ईरान वॉर, वो इस सारी स्ट्रेटजी का एक टेस्टिंग ग्राउंड है। कैसे? ये वो टेस्टिंग ग्राउंड है दोस्तों, जहां से बीजिंग से मॉस्को तक का जो भविष्य की लड़ाई का वॉर प्लानिंग की रिहर्सल चल रही है। ये रिहर्सल है जो ईरान के साथ हो रही है, ये उस लड़ाई की रिहर्सल है जो आगे चलकर बीजिंग और मॉस्को तक जाएगी। ये उस चेस बोर्ड का बड़ा खेल है। अब देखेंगे आप, ईरान जो है वो क्या है? वो ईरान जो है वो चाइना की कमजोर नस है। आप समझ रहे हैं? ये कमजोर नस है चाइना की, ईरान। अब चाइना और ईरान की बात यही आप देखिए ना, इसीलिए चाइना इतना जो खुल के सामने आ रहा है उसके लिए। चाइना और ईरान का रिश्ता क्या है? तेल और गैस का व्यापार है इनके बीच में। 25 साल का कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है इनके बीच में। बीआरआई के कॉरिडोर उनके साथ में गुजर रहे हैं। बैरलेटिक जो है, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका तर्क ये है कि सॉरी, ईरान की जो इकोनॉमी है और जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्रिपल कर दो, उसको खराब कर दो, तोड़ दो। ईरान की इकोनॉमी और एनर्जी स्ट्रक्चर को तोड़ दो, ताकि जो गल्फ जो है वो अनस्टेबल हो जाए। गल्फ अनस्टेबल हो जाए। जरा स्टडी देखिए, अब गल्फ जब आपने अनस्टेबल कर दिया तो जो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर ये सीधा वार होगा। ये सब ठीक उस समय पर हो रहा है जब इंडो पैसिफिक और ताइवान और जो ताइवान है, वो चाइना पर ये प्रेशर पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक से भी चाइना को प्रेशर पड़ रहा है और ताइवान की तरफ से भी प्रेशर पड़ रहा है, ताइवान वाले इशू पे प्रेशर पड़ रहा है। यानी बीजिंग पर सीधे नहीं, बल्कि उसकी जो कमजोर नस है, चाहे वो, और कमजोर नस क्या है? बेसिकली चीप और स्टेबल एनर्जी सप्लाई, ये उसकी कमजोर नस है। क्योंकि किसी भी कमर्शियल एम्पायर को चलाने के लिए एनर्जी इज द बेसिक नीड। तो ये ईरान की उस कमजोर नस पर इस समय पर, जो कि सस्ती और स्टेबल एनर्जी सप्लाई है, उस पर हमला किया गया है। ऐसा करना है बैलेटिक का। ईरान को इसमें आप ये देखिए कि वो ईरान क्या है? ईरान साउथ, उसका क्या कहते हैं, रशिया का साउथ लिंक भी है एक किस्म का। जो रशिया का सदर्न फ्लैंक है वो भी ईरान बनता है। तो रशिया और ईरान को जरा गौर से देखिए, वहां क्या क्या हो रहा है। सीरिया में ईरान पार्टनर है रशिया का। कैस्पियन और जो कॉकेशस जो है, वहां पर पर्शियन गल्फ कॉरिडोर का हिस्सा है वो। ठीक, ये रिश्ता बनता है ना रशिया से। अगर ईरान जो है वो लगातार कमजोर हो रहा है मेरे भाई, या ईरान लगातार डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो रशिया का जो सदर्न फ्लैंक है, रशिया का जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, जिसमें ब्लैक सी आता है, कॉकेसस आता है, वेस्ट एशिया आता है, ये ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा इसका दोस्तों कि मॉस्को को यूक्रेन के साथ साथ साउथ में भी हैवी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना? इससे क्या होगा? इससे अमेरिका को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। कैसा एडवांटेज है? और सुनिए, ये गेटवे टू वाइडर वॉर, यानी कि ये दरवाजा खुलता है यहां से फिर बड़ी लड़ाई का। उसका सिनेरियो कैसे बनता है, चलते हैं देखते हैं वो भी। जो वर्स्ट केस स्केच बनता है इसका, जो वर्स्ट केस की तस्वीर बनती है, वर्स्ट केस बनता है, वो क्या है? ईरान वॉर लंबा चलता है। मानिए ईरान वॉर लंबा चलता है अगर, तो क्या होगा? एनर्जी वॉर्स चलेंगे, प्रॉक्सीज पैदा होंगे। जाहिर है, एक तरह से उन्होंने सीरिया के चलते आईएसआईएस पैदा किया था, यहाँ कोई और पैदा हो जाएंगे, है ना? सबोटाज की एक्टिविटीज होंगी पूरे इलाके में। ये है वो खेल जो चलेगा। आगे देखिए, अभी खत्म नहीं हुई बात। जरा मैं सिनेरियो बिल्टअप आपके साथ दोबारा से कर देता हूं, फिर से सिनेरियो बिल्टअप करता हूं आपके लिए। ईरान वॉर अगर लंबा चलता है, एनर्जी वॉर्स होंगे, प्रॉक्सीज पैदा होंगे, सबोटाज होगा। फिर क्या होगा? चाइना और ईरान की मदद में, जब चाइना और ईरान की मदद में क्या होगा? चाइना अगर ईरान की मदद में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, चाइना इन्वेस्ट करता है अगर, तो क्या आएंगे? हथियार,
फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, यही वो चीजें हैं ना जिनमें चाइना इन्वेस्ट करेगा। रशिया अपने सदर्न फ्लैंक में क्या करेगा, वो सीरिया वाले फ्रंट पर प्रेशर झेलेगा और साथ में ईरान को सपोर्ट करेगा। आप देख रहे हैं ना, सीरिया में कुछ कर नहीं पाया था ना, जब चेंज किया गया तो रशिया कुछ नहीं कर पाया। लोग कहते रहे भाई क्यों रशिया नहीं आया, नहीं आ पाया, क्यों, उसको फंसा रखा वहां पे यूक्रेन में। इसीलिए यूक्रेन जरूरी है इनके लिए, तो फंसा पड़ा है, कहीं नहीं आ सकता है। तो रशिया जो है वो सदर्न फ्लैंक में उसके ऊपर चूंकि प्रेशर होगा तो ईरान को सपोर्ट करता रहेगा, तो और अंगेज रहेगा। किसी भी मिसकैलकुलेशन से, कोई भी जो मिसकैलकुलेशन होएगी, उससे फिर साउथ चाइना सी या जो पूर्वी यूरोप है वहां पे नए फ्लेयर अप होंगे। मल्टी फ्रंट जो ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन है वो शुरू होती है वहां पे। जगह जगह पर आपके फ्रंट अगर खुल जाते हैं तो जो ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन में इतनी सारी जगहों पर एक ऐसी देश का लड़ पाना जो इकोनॉमिकली पहले ही कमजोर हुआ पड़ा हो, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइडिया क्या है, डिसइंटीग्रेशन बनता है फिर उससे, कम से कम उम्मीद तो यही है। तो इसके लिए ऐसे सिनेरियो पे बर्लेटिक साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं ईरान वॉर इज अ गेटवे, ईरान वॉर इज अ गेटवे। अगर अमेरिका यहां पर ओवर रीच करता है तो दरवाजा रशिया और चाइना के साथ बड़े टकराव की तरफ को खुलेगा, यानी कि रशिया और चाइना के साथ में जो बड़ा टकराव होना है उसका दरवाजा ईरान के जरिए खोला जा सकता है, ऐसा उनको लगता है। ऐसा जो है वो अमेरिकन स्ट्रेटजी मानी जाती है। इसमें मैं आखिर में आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, ब्लैक बर्लेटिक के मुताबिक दोस्तों, साउथ पार्स, रेसलाफेन या जो प्रिंस सुल्तान बेस है, ये सिर्फ खाड़ी के नक्शे पर नहीं है। ये उनकी जो इनविजिबल लाइंस हैं, जो वो लाइंस जो आपको नजर नहीं आती हैं, वो बीजिंग और मॉस्को तक जाती हैं। हर एक बम, हर एक मिसाइल, और वो सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि रशिया और चाइना की जो कमजोर नसें हैं उनको भी हिट कर रहे हैं। आपको इस सारे के सारे मामले को इस तरह से भी देखने की जरूरत है। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलता हूं। वो कॉन्सेप्ट हमें देते हैं कर्नल लॉरेंस विल्करसन। लॉरेंस विल्करसन हमको क्या बता रहे हैं जनाब, वो कहते हैं, ये उनकी जो आवाज है ये क्या है, ये जानते हैं आप? ये पहले चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं कॉलिन पावल के। कॉलिन पावल जो कि अमेरिका में, आपको याद है, इनकी मिलिट्री हेड किया करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, उनकी कोर वार्निंग है, वो मूल जो आपको वार्निंग दे रहे हैं, वो कहते हैं 3 बिंदु है उनके, 3 पॉइंट पर वो वार्निंग दे रहे हैं। अफगानिस्तान ओवर रीच की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के बाद में ईरान लेवल जो वॉर लॉजिस्टिक्स है, ये पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से सस्टेनेबल नहीं है। उनका कहना है कि ईरान कि अफगानिस्तान में जो कुछ कर लिया अमेरिका ने, और इराक में जो कुछ कर चुका, सीरिया में जो कुछ कर चुका, उसके बाद में अब जो कुछ ईरान में कर रहा है, ये लॉजिस्टिक्स के लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी, इस पे जो तरह तरह के जो बोझ आएंगे अमेरिका पे, वो अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता है, ये इनका कहना है। इसका कारण भी देते हैं, वो कहते हैं गल्फ अलायंसेस का भरोसा टूटेगा इससे, जो कि कहीं ना कहीं आपको नजर भी आ रहा है। अब धीरे धीरे गल्फ अलायंसेस में बात उठने लग गई है ना, कि भाई अगर अमेरिका अमेरिका हमको डिफेंड ही नहीं करता है तो अमेरिका का हमारे बीच में बैठने का फायदा क्या है? भाई अगर अमेरिका बेस हमारे इस्तेमाल कर रहा है लेकिन बचा इजराइल को रहा है, तो क्या है भाई, हमें हमें कौन बचाएगा फिर? हम तो इन पे भरोसा कर रहे हैं कि हमको बचाएंगे। सऊदी अरब पर अल्टीमेटली आप देखिए, सऊदी अरब के साथ में अमेरिका की डिफेंस डील है ना। पाकिस्तान के बाद में अगली डील उन्होंने किससे की थी? अमेरिका से। तो अगर गल्फ के बेसों पर हमला हो, अगर गल्फ के बेसिस पर हमले हो रहे हैं और आखिर में अमेरिका पीछे हटे या कंप्रोमाइज करे, तो फिर भैया रियाद, दोहा, अबू धाबी, ये सब पूछेंगे ना कि भाई हम अमेरिका पर भरोसा क्यों करें, हमारे पास क्या बचा अमेरिका पर भरोसा करने के लिए? ग्लोबल ऑर्डर का दोस्तों यहां पे शिफ्ट आता है। अगर अमेरिकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, अगर अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाता है, तो जो रशिया चाइना वाला जो नैरेटिव है वो फिर मजबूत होगा, वो फिर मजबूत होगा। भाई अगर अमेरिका वो जो कुछ करना चाहता है ईरान में नहीं कर पाता है, तो फिर दुनिया ये कहेगी ना कि यार जो बात रशिया और चाइना कह रहे थे वही ठीक है ना। यानी वो बात क्या है, यानी कि अमेरिका अब अनबीटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हार नहीं सकता है, मतलब अमेरिका हार सकता है। क्यों?
अमेरिका की यह हार है कि वो जो कुछ ईरान में करना चाह रहा था नहीं कर पाया। डॉलर, सैंक्शंस और इंस्टीट्यूशंस, इनकी जो पावर है, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी सैंक्शंस, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, इनकी जो ताकत है वो कमजोर पड़ेगी इससे। ये वो बात है। अब देखिए, लगातार अमेरिका अगर वॉर मोड में ही ऐसे ही चलता रहता है तो इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक सर्वेलेंस है, जो इमरजेंसी पावर्स है, जो पोलराइजेशन है, ये सब के सब, इन सब की वजह से ईरान के, और फिर ईरान का ऊपर से गड़बड़, ईरान में जो कुछ अमेरिका कर रहा है, इस सब के बीच में खुद अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। बाय द वे, वो ऑलरेडी बढ़ रही है। मैं बात दोबारा आपको बता दूं, उनका कहना मतलब ये है, विल्करसन का, कि भाई अगर अमेरिका लगातार वॉर मोड में ही बना रहता है और जो डोमेस्टिक सर्वेलेंस है, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है प्रेसिडेंट, और तब सारी पोलराइजेशन हो रही है डोमेस्टिकली भी, इस और फिर ऊपर से ईरान की का जो लड़ाई हो रही है, इस सब से अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ेगी, ये उनका कहना है। और मेरा ये मानना है वो ऑलरेडी बढ़ रही है। लॉन्ग, अगर ये एक लंबा चलता है ईरान वॉर, अगर ईरान की लड़ाई लंबी चलती है और जो बाहर की जो अलायंसेस हैं अमेरिका की वो कमजोर पड़ती हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रही हैं, इस समय सारा यूरोप भाग गया, यूरोप में कोई अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, आप देख ही रहे कि केयर स्टाइमर भाग गया, जर्मनी भाग गया, कनाडा भाग गया, सारे भाग गए, कौन बचा है? किसी एक ने नहीं कहा, इटली भाग गया, सारे भाग गए, है ना? तो बाहर के जो अलायंसेस हैं अमेरिका के वो कमजोर पड़ रहे हैं और अंदर से अमेरिका बट रहा है। आप जानते हैं कि जो अब तक इनकी अमेरिका की जो चल रही है, क्या कहते हैं, जो सर्वेज आए हैं लेटेस्ट, जो सपोर्ट देखने के लिए, इस समय पर अमेरिका अपने सबसे कमजोर उसमें है। दुनिया में जो इनकी साख थी अमेरिका की, उसकी जब पीछे सर्वे किए गए हैं, बताया गया है लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 49% गिर चुकी है। जो पहले साख की होती थी उसमें 49% कमी आई है अमेरिका की। अगर ऐसे में अमेरिका की ये जो स्ट्रेटेजिक डिफीट है ईरान में जो कि नजर आ रही है, अगर यहां पर अमेरिका स्ट्रेटेजिकली हारता है, अब जरा सुनिए तो क्या होगा, जरा इसके मार्कर सुनिए। ईरानियन रिजीम जो है मान लीजिए सर्वाइव कर जाती है, यानी रिजीम चेंज नहीं होता है ईरान में, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, उसकी जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरह से अगर खत्म नहीं होती है, यानी थोड़ी जैसी भी फॉर्म में हिजबुल्लाह बना रहे, जो कि बना हुआ है, आप देख लीजिए लेबनान में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या इजराइल ने इसकी उम्मीद की थी? मगर आ रहा है और बहुत तगड़े से आ रहा है। अब तो जो उनके अपने सोर्सेज हैं इजराइल के, वो ये कह रहे हैं कि ये लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह है उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया गया है, हमने गलत समझा इनको। तो रीजनल इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ उसका। गल्फ में जो अमेरिकी बेसिस हैं, अगर उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इन द सेंस कि ईरान की मिसाइलें गिरती हैं और वहाँ आग लगती है, नुकसान होता है, बेसिस जलते हैं। और आखिर में जो अमेरिका की जो एम्बिगुअस सीज फायर है, या जो एग्जिट नैरेटिव, और चारा क्या बचेगा भाई, किसी न किसी बहाने से अमेरिका भागेगा, जैसे हर जगह भागता है। तो अमेरिका क्या भागेगा? अमेरिका ये कह के भाग सकता है ना, हमारे जो वॉर ऑब्जेक्टिव थे वो सब के सब पूरे हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर अब जिसको जो करना हो करते रहो, मैं चला, जैसे ही हर जगह करते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में उन्होंने यही किया, वियतनाम में उन्होंने यही किया, हर जगह यही करते हैं। अब ऐसे में वो क्या कहेंगे, ऐसे में क्या होगा अमेरिका के लिए, चाहे वो मिलिटरीली जीत हो, लेकिन स्ट्रेटेजी के लेवल पर वो अमेरिका की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। ये मेरा इस मामले में मानना है। अब देखिए, इस सब के बीच में एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है या उभर सकता है। मैं कहता हूं उभर सकता है। कैसे? अगर अमेरिका ईरान में कोई स्ट्रेटेजिक विन नहीं दिखा पाता और रशिया, चाइना ये रिलेटिवली इंटैक्ट बाहर आ जाते हैं, मान लीजिए बिना रशिया और चाइना को कोई लंबी चौड़ी चोट नहीं लगती है, ये मजबूती से बाहर आ जाते हैं, तो आप ये मानिए कि जो ग्लोबल साउथ में अमेरिका को देखे जाने का तरीका है वो बदल जाएगा। अमेरिका लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो फिर अब कोई गारंटी देने की हालत में नहीं बचेगा। ये जो सब मैं आपको बता रहा हूं, ये मल्टीपोलैरिटी, जो रीजनल पावर्स की जो असर्टिवनेस है, और जो यूं कहिए आप ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जहां पे सऊदी, पाकिस्तान,
चाइना, ईरान और रशिया, ईरान, सीरिया, ये जो सारा बनता है भाई, ये अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना। सऊदी और पाकिस्तान जब मिलकर एक सिक्योरिटी पैक्ट तय करते हैं, ये एक सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है ना। ठीक वैसे ही चाइना और ईरान मिलकर एक दूसरे की जब मदद करने की बात करते हैं, वो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना। या कि रशिया, ईरान और सीरिया जब मिलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का बढ़ावा बनता है ना। तो ये इस तरह के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नए क्रिएट होंगे पोस्ट वॉर के इलाके में, पोस्ट ईरान वॉर, इस तरह के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट होंगे। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर की एक तरह से शुरुआत होगी। अब जरा सोचिए, ब्रैन बैरलेरी, जिनका मैंने जिक्र किया मैंने आपसे, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ईरान वॉर इज द गेटवे टू वॉर विद चाइना एंड रशिया। अच्छा, तो देखिए रशिया में क्या हो रहा है। रशिया को लेकर कर्नल लॉरेंस विल्करसन क्या कहते हैं? वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका इसी गेटवे पर स्ट्रेटेजिकली हार जाता है, तो पूरी दुनिया का जो पावर मैप है वो बदल जाएगा। ठीक, ईरान की जो जंग है वो, फिर यूं देखिए इसको, ईरान की जंग जो है वो तेहरान की किस्मत जितनी है, वो उतनी ही वॉशिंगटन की किस्मत भी तय कर रही है। यानी ईरान की लड़ाई में सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बन रही है, ये बिगड़ रही है, वॉशिंगटन की भी किस्मत, उसका इंपैक्ट आ रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां से अब देखिए एक प्राइमरी सवाल निकलकर मेरे दिमाग में आता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर टिप्पणी भी करें। सवाल क्या है? क्या आपको लगता है कि ईरान एक दूसरा सीरिया बन सकता है? ये मेरा सवाल है। थोड़ी सी इस पर मैं बात भी कर लेता हूं आपसे। देखिए आखिर सीरिया का मॉडल क्या था? आज का जो ईरान है, क्या उससे कुछ मिलता जुलता है उस सीरिया वाले मॉडल से? कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है? या वर्ष के सिनेरियो में क्या वाकई ईरान जो है दूसरा सीरिया बन जाएगा? तो एक शॉर्ट कैप ले लेते हैं 2011 से लेके और 2015 का एक शॉर्ट कैप रिकैप ले लीजिए कि आखिर सीरिया मॉडल था क्या। प्रोटेस्ट हो रहे थे सीरिया में, क्रैकडाउन चल रहा था, और बहुत तेजी से आर्म्ड रिवोल्ट हुआ वहां पे। फिर क्या हुआ? अदलीब, अलेप्पो, रक्का, इन पर अलग अलग जो ग्रुप्स का कंट्रोल बन गया। अलग अलग ग्रुप्स ने अदलीब, अलेप, ये सिटीज है ना, रक्का और अलेप्पो, इन पे कब्जा हो गया उनका। टेरिटोरियल ब्रेकअप हो गया। सीरिया जो है जमीनी तौर पे टूट गया एक तरह से। कई लोग जो है, कई तरह के वहां पे आर्म्ड धड़े सामने आ गए। फॉरेन इंटरवेंशन शुरू हो गई, चाहे वो रशिया की हो, अमेरिका की हो, सब बहुत शुरू हो गया। अमेरिका, टर्की, गल्फ, रशिया, ईरान, सबका इंटरफेरेंस वहां आ गया। और फिर देखिए यानी कि क्या बना? सीरिया मॉडल इज इक्वल टू कलेप्स, स्टेट कलेप्स प्लस टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन प्लस प्रॉक्सी प्लेग्राउंड। यानी सीरिया मॉडल क्या था? सीरिया मॉडल था पहले स्टेट टूटा, फिर जो टेरिटरीज थी वो टूटी, यानी कि टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन हुआ, और फिर क्या हुआ? वो प्रॉक्सी प्लेग्राउंड बन गया। यानी कि वहां पे अमेरिका भी आ गया, टर्की के लोग भी आ गए, तो गल्फ भी आ गया, रशिया भी आ गया। गल्फ और रशिया वहां जाहिर है आपस में भिड़े हुए थे, और साथ में आ गया ईरान। ये हुआ था सीरिया का हाल। अब जरा इसमें सिमिलैरिटी देखिए, ईरान से क्या बनती है या नहीं बनती है, वो भी देखिए। आज का जो ईरान है उसमें समानताएं क्या है सीरिया से, इस सीरिया से जो मैंने आपको बताया, और अंतर कहाँ है? देखिए पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं। हैवी रिप्रेशन यहां भी है और रहा है। कुर्दिश, बलोच, अरब पेरिफेरीज हैं, उनमें रेजेंटमेंट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ठीक है। फिर देखिए जो पावरफुल एक्सटर्नल एनिमीज हैं, यानी कि अमेरिका, इजराइल, गल्फ, वो सब बाकायदा यहाँ ईरान में इस समय मौजूद हैं, लड़ रहे हैं किसी न किसी रूप में। ठीक, ये हुई सिमिलैरिटीज जो उस जमाने के 11 से 15 के बीच में जो सीरिया था उससे सिमिलर काम यहाँ हो रहा है। अब जरा समझिए अंतर कहाँ था, और ये बड़े इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको जरा देखिए। ईरान की जो स्टेट कैपेसिटी है वो बहुत मजबूत है। ईरान की अपनी जो स्टेट कैपेसिटी है वो बहुत मजबूत है, यानी आईआरजीसी है उनके पास, बासिज है उनके पास, इंटेलिजेंस है उनके पास, ये सब अभी भी वैसे का वैसा मौजूद है, इसको कुछ चोट नहीं लगी है। लेकिन साथ ही क्या है, और जो डिफरेंस आते हैं वो क्या है? कोई भी बड़ा, ये उससे अलग है। सीरिया में ये चीजें मजबूत नहीं थी, वहां सब कुछ टूट गया था।
यहाँ ये सब मजबूत है ना? क्या? IRGC मजबूत, बेसिस मजबूत, इंटेलिजेंस मजबूत, ये सब इंटैक्ट है वहाँ, जो कि सीरिया में नहीं बचा। दूसरा अंतर क्या है, जो डिफरेंस है सीरिया से? कोई भी बड़ा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड अपोजिशन अभी तक ईरान में नहीं है। ईरान में कोई ऐसा गुट अभी तक नहीं खड़ा हुआ है जो हथियारबंद हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और इस सरकार के खिलाफ काम कर रहा हो। ऐसा कोई जगह नहीं है। किसी भी शहर पर, किसी भी सूबे पर कोई अल्टरनेटिव अथॉरिटी नहीं है। किसी शहर पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। पूरे का पूरा जो इलाका है ईरान का, वो ईरान की सरकार के कब्जे में है। ठीक? फिर एक एलीट कोहेजन है। एलीट कोहेजन, खमनेई की हत्या के बावजूद आप ये देखिए, जो सिस्टम है उसने बड़ी क्विकली अपने आप को कंसोलिडेट किया और जो क्रांति होने के कोई भी चांसेस थे ईरान में, वो सब के सब खत्म हो गए। पब्लिक उनके साथ में खड़ी हो गई। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि अभी जो इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो बड़ी गंभीर है, लेकिन स्टेट कलेप्स नहीं हुआ है। द स्टेट ऑफ ईरान हैज नॉट कलेप्स्ड, जो कि सीरिया में पहले टाइम ही हो गया था। सीरिया में पहले स्टेट कलेप्स हुआ, फिर डिफ्रेगमेंटेशन हुआ था। यहाँ स्टेट कलेप्स नहीं हुआ अभी तक। ये बात जानने वाली है। तो अगर इसको मैं हिंदी में शब्द गढ़ रहा हूं, अगर मान लीजिए इसका सीरियाकरण किया जाए, ईरान का सीरियाकरण अगर होना हो तो उसका रास्ता क्या होगा? तो वर्स्ट केस में उसकी 3 टर्म्स हो सकती हैं। वो क्या है? एलीट फ्रैक्चर हो या कू हो। या तो IRGC जो है वो टेक ओवर करे, कुछ करे, या एलीट फ्रैक्चर हो, जो एलीट है वो आपस में बढ़ जाए। दूसरा, कुर्दिश या बलोच या जो अरब इलाके हैं, वहां पर आर्म्ड अपराइजिंग शुरू हो जाए, वहां पर हथियारबंद विरोध शुरू हो जाए। जो इलाके हैं वहां पर कोई और कब्जा करना शुरू कर दे, कोई कोई कर्डिश ग्रुप कब्जा करना शुरू कर दे, जो कि अभी पीछे अमेरिका ने कोशिश भी की थी, आपको याद हो। बलोच जो सिस्तान वाला इलाका है, वहां पर कोई इस तरह की चीज शुरू हो जाए, जो पॉसिबल है। और अरब इलाके, है ना? तीसरी बात क्या है कि अमेरिका या इजराइल, या अमेरिका और इजराइल, ये और कुछ गल्फ कंट्रीज मान लीजिए कुछ मदद करें, कोवर्ट वेपनाइजेशन करें, छिपकर कुछ गुटों की मदद करें, वहां पर हथियार हथियार पहुंचाएं, किसी और तरह से मदद करें, ऐसा कुछ करें तो कुछ बन सकता है। और ये तीनों अगर एक साथ हों, अगर ये तीनों एक साथ भी हों तो भी, तो ईरान फिर आपको देखिए मल्टी फ्रंट सिविल वॉर में बदल सकता है और फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा सकता है। यानी ये वो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि इस केस में वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है कि ईरान टूटे, यूं मानिए आप। यानी कि फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो सीरिया नहीं बनेगा, ये सीरिया से ज्यादा बड़ा सीरिया बन सकता है, ये समझिए आप। अच्छा, अब अभी तक क्यों नहीं हो पाया ये? इसको लेकर अल जजीरा है, ISW है, या CSIS जैसे थिंक टैंक जो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों कि ये ठीक है कि रिजीम ब्रूटल है, ईरानी रिजीम ब्रूटल है, लेकिन फंक्शनल है। अपोजिशन डिसऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। फॉरेन पावर्स जो है वो ईरान को कमजोर करना चाहती हैं। फॉरेन ताकतें, इजराइल अमेरिका मान लीजिए या गल्फ मान लीजिए, वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड कलेप्स है वो उनके लिए भी मुसीबत लेकर आ सकता है। जो अनकंट्रोल्ड कलेप्स होगा वो गल्फ के लिए, स्पेशली गल्फ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ला सकता है। यानी वहां रिफ्यूजी जा सकते हैं, जिहादी जा सकते हैं, एनर्जी का बहुत बड़ा कियोस्क खड़ा हो सकता है, जो कि दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। अब इसके अलावा जो CSIS है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ईरान वॉर जो है वो आप सोच नहीं सकते हैं उससे कहीं ज्यादा इराक, सीरिया, गल्फ को अस्थिर कर देगी, डिस्टेबलाइज कर सकता है। अगर ईरान का क्राइसिस बढ़ता है तो इराक, सीरिया या गल्फ इससे बचेंगे नहीं, वो भी डिस्टेबलाइज होंगे। यू नो और फिर लॉन्गर रन में आप देखिएगा कि ईरान जो है सब चाहे वो सीरिया जैसे ही बन जाए, ये सारा इलाका ही सीरिया बन सकता है उस केस में, एक बड़ा सीरिया बन सकता है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है दोस्तों कि आज ईरान जो है वो सीरिया नहीं है, आज ईरान सीरिया नहीं बना है। यहाँ पर स्टेट अभी खड़ा हुआ है, राजधानी सुरक्षित है, राजधानी आज भी सुरक्षित है। सशस्त्र जो विपक्ष है वहां पे, जो आर्म्ड पोजीशन है वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। लेकिन अगर ये लड़ाई खिंचती है,
अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो क्या होगा, एलीट में मान लीजिए अगर फूट पड़ती है, लड़ाई लंबी चलती है, एलीट में अगर फूट पड़ती है, और जो सरहदों का जो इलाका है, यानी कि जहाँ पर कुर्द रहते हैं, बलूच रहते हैं, या अरब इलाके हैं, वहाँ पर अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को बाहर से कोई स्पॉन्सर मिलता है, समझिए, बाहर से कोई स्पॉन्सर मिलता है, तो ईरान उस रास्ते पर धकेला जा सकता है। ईरान जाएगा या नहीं, ईरान को उस रास्ते में धकेला जा सकता है जिस पर सीरिया गया था। जिस तरह सीरिया के साथ हुआ था, वो कुछ फिर ईरान के साथ में हो सकता है। फर्क फर्क सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि इस बार सिर्फ ईरान नहीं जलेगा। ईरान नहीं जलेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका, तेल और गैस से जुड़े हुए तमाम इलाके ऐसा जलेंगे कि उनकी राख पूरे एशिया में, पूरे यूरोप पर गिरेगी। ये मेरा मानना है। अगर मैं इस पूरी की पूरी बात को, जो मैं पिछले 1 घंटे से आपसे बक कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ 2 लाइन में आपके सामने रखनी चाहूँ, ज़रा सुनिए। साउथ पास से लेकर रास लफान तक और जो इकोनॉमिक वॉर शुरू हुई है, रियाद और इस्लामाबाद में न्यूक्लियर की अफवाहें हैं, बीजिंग और मॉस्को में जो ग्रेट पावर्स की स्ट्रेटजी चल रही है, और फिर भीतर से ईरान के टूटने का सीरिया जैसा डर, ये सब मिलकर दोस्तों ये बताते हैं हमको आज कि जो ईरान की जंग है, जो ईरान की जंग है, वो किसी एक देश की कहानी नहीं है। ये किसी देश की कहानी नहीं है दोस्तों। ये 21वीं सदी के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की परीक्षा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो कि बन रहा है, ये उसकी एग्ज़ाम है एक तरह से। मित्रों, मैं अब आपके जो भी आपके कमेंट्स हैं वो ले लेता हूँ, इससे पहले कि हम शो को खत्म करने की तरफ ले जाएँगे। आई थिंक कमेंट आपके आज थोड़े आए हैं, बहुत, बहुत कम आए हैं। मित्रों, मैं बताऊँ आपको इससे पहले कि शो हम आज का खत्म करें, कल हमारे साथ जुनैद भाई भी होंगे। कल ईद का भी दिन है, उनके यहाँ कम से कम कल उनके यहाँ ईद है, तो हम कल सब साथ में ही करेंगे। ओके, चलिए जी, व्योम भाई हमारे साथ में हैं, वो नमस्कार कहते हैं। व्योम भाई नमस्कार, एंड फ्लेक्स भाई नमस्ते। एस कुमार जी भी हैं हमारे साथ में, वेरी गुड, गुड इवनिंग। मेरी हेल्थ, राजकुमार एस कुमार भाई, बहुत अच्छी हो रही है। आई एम इम्प्रूविंग वेरी रैपिडली। बहुत, आप देख ही सकते हैं, आवाज़ भी आ गई है, खांसना भी कम हो गया है, नाक भी नहीं बह रही है। ओके, एंड देन जी, जी, बिल्कुल, मच बेटर, है ना? एंड देन व्योम जी आगे क्या कह रहे हैं, वैसे कतर भी है ना, सेम टेरिटरी एज़ इन, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं? इसीलिए तो देखिए ना, गल्फ के इलाके में ही है ना कतर भी। होप आप अभी स्वस्थ हैं। जी, एस कुमार भाई, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, बहुत बेहतर हूँ। शुक्रिया आपका। एंड सर, इस युद्ध में किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा? मैंने यही तो आपको बताया, पिछले 1 घंटे से यही बता रहा हूँ दोस्त। एक्चुअली तो सही मायने में ईरान का जो बिगड़ेगा सो बिगड़ेगा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस सब के बीच में दुनिया का बहुत कुछ बिगड़ रहा है। दुनिया की इकोनॉमी का बहुत कुछ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इस साल में अ, हमें भी बचना होगा। हमारी भी इकोनॉमी पे अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हमारी भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो आएगा इसका। हमारी ग्रोथ रेट पे इसका निश्चित रूप से फ़र्क आएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर हमारी एनर्जी के प्राइसेज़ बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि एनर्जी प्राइसेज़ ऊपर जाएँगे, और अगर एनर्जी के प्राइसेज़ ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो आप ये देखिए, हर चीज़ बढ़ेगी, इवन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मैं अलग से एक एपिसोड इसके लिए आपको प्लान कर रहा हूँ 10-15 मिनट का, कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन्फ्लेशन जो है, वो आने वाले दिनों में बढ़ने जा रहा है। महँगाई बढ़ेगी, कोई बचाव नहीं है इससे। इकोनॉमिक वॉर जो है, अ नहीं, मुझे लगता है दोस्त, फ्लेक्स, एक्चुअली ये इकोनॉमिक वॉर उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन पहला हवाई हमला किया गया ईरान के ऊपर। सच्चाई तो ये है कि हमला होने से पहले से एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, और ईरान भी ये कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे अगर हमला हुआ। तो ये बात सबको मालूम थी कि ये किया जाएगा। जो हो रहा है वो कोई हवा में नहीं हो रहा है, तुक्के में नहीं हो रहा है। ये सब कुछ पहले से कहा गया था। ईरान ने कहा था कि हम ये करेंगे, उसके बावजूद ये किया गया। तो दैट मीन्स कि बेसिकली दुनिया को एक खास डायरेक्शन में जानबूझकर धकेला गया है। राम राम सभी को, बिल्कुल, बिल्कुल राम भाई, थैंक यू सो मच यार। मैं नहीं बोला, आपने बोल दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिल्कुल शुक्रिया आपका। एंड आगे देखते हैं। नहीं, कमेंट है यार ठीक ठाक। ओके, चंदन आगे कह रहे हैं,
सर हमला सऊदी में हो रहा है, लेकिन नुकसान यूएसए को होगा, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट वाले यूएसए पर से भरोसा करना बंद करेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को तो वाट लगा दिया ट्रंप ने। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो चंदन, लेकिन देखना ये होगा उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, और ऑल्टरनेटिव उनके पास ओवरनाइट नहीं आएंगे। जो इक्विपमेंट इनके पास है वो अमेरिका का है, और ये भी आप जानते हो कि वो उस इक्विपमेंट को स्विच ऑन ऑफ कभी भी किया जा सकता है, यू नो। तो वो ये बंधे हुए हैं अमेरिका के साथ में, सैडली। कल जुनेद भाई भी ये कहते हैं ना, ये सच्चाई भी है कि बड़ी हद तक ये बंधे हुए हैं। हो सकता है कि लॉन्ग रन में अपनी पॉलिसीज के जरिए ये चीज़ों को अपने आप बेहतर करें, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। सर ऑनेस्टली एस्केलेशन लैडर कैन गो फॉर अ टॉस एनी डे नाउ। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, 100% एग्री। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हर रोज ये जो एस्केलेशन लैडर है ये ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। सर अभी भी ताज़ा खबर आ रही है कि ईरान ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। वाह! होना ही था ना चंदन, होना ही था। मतलब आप कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ जाओ और सुना है विकास जी कि रूसी तेल, यार वो सीधी-सी बात है ना, आपके रिफाइनर्स के पास पैसा है और आप बल्क में अगर खरीद रहे हो, तो कहीं भी जाता हुआ तेल वो आपकी तरफ घुमाएँगे, और आप उनके लॉन्ग टर्म में आपके पास जो कैपेसिटी है वो मलेशिया के पास नहीं है, मतलब वो आपके यहाँ जो ज़रूरत है और जो रिश्ते हैं, उन सब के चलते रशिया आपको फ़ेवर तो करेगा ना। अ, बिल्कुल। एंड इस सब में फ़ायदा रूस उठा रहा है मस्ती से। विकास भाई अभी तक तो है, अभी तक तो है। जैसा मैंने आपको इसीलिए मैंने जो आज रशिया और चाइना वाला जो एंगल आपसे डिस्कस किया है, वो इसीलिए किया है कि इनकी जो रियल नियत है, अमेरिकन्स की, वो यहाँ पर क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में। लेकिन अभी तक तो इसका फ़ायदा रशिया उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन सर क्या अभी आपको लगता है कि मोदी जी इसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स लेंगे? मेडिटेशन जैसा कहा जा रहा है। यार मुझे पता है क्या लगता है, हम क्यों पंगा लें? मुझे बताओ। मेरा मतलब दुनिया में अभी यूरोप में ये बातें होनी शुरू हुई हैं। अभी साजिद तरार जैसे लोग, कमर चीमा जैसे लोग कुत्ते के जैसे मुँह उठाएँगे और भौंकना शुरू कर देंगे, देखो विश्वगुरु आ गए, विश्वगुरु, विश्वगुरु बनते हैं अपने आप को विश्वगुरु। व्हाई डू वी लेट देम ब्लडी फाइट इट आउट, लेट देम ब्लडी फाइट इट आउट। जब डेस्परेट होंगे तो आपसे कहेंगे ना। कौन सी कंसर्न पार्टी ने आपसे बात कही है? भाई मुझे बताइए, क्या ईरान ने आपसे कहा है कि आप मीडिएशन करो? या अमेरिका आपसे कह रहा है कि मीडिएशन करो? नहीं। तो आप क्यों मतलब दाल भात में मूसल चंद बना रहे हो फालतू में, हम काहे को कूदेंगे भाई। हाँ, हमारे जहाँ इंटरेस्ट हैं, हम उनको सिक्योर कर रहे हैं, सबसे बात करते हुए। हम किसी पंगे में नहीं पड़ रहे, हम अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अमेरिका के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बात खत्म। हम इस लड़ाई में नहीं फँसेंगे, ये भी बात तय है। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी। मगर ये कहना कि नहीं हम मीडिएशन करें, मुझे सीरियसली लगता है कि जब तक कंसर्न पार्टीज़ आपसे ना कहें। इज़राइल कह रहा है आपसे, नहीं कह रहा है। अमेरिका आपसे कह रहा है, नहीं कह रहा है। ईरान आपसे कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो आप क्यों करेंगे? जी, महाराज भाई नमस्ते, कैसे हैं? मैं मतलब विचार आपका अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, मेरे मन को भी सुकून मिलेगा अगर इंडिया ऐसा कर पाए। मुझे लगता है कि शायद देर-सवेर ऐसा होगा, लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं लगता। रशिया के लिए मौज है पूरा। पुतिन चाचा हुँ। सूचना तैयार है कि चीन जो ईरान की मदद कर रहा है, वो सब पाकिस्तान के होते हुए ही ईरान जा रहा है। जी, बिल्कुल संभव है, पूरी तरह संभव है। पाकिस्तान किसी का नहीं है भाई, वो दोनों तरफ खेलेगा, जहाँ से जो मिल जाए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बात खत्म। अच्छा, व्योम भाई आगे कहते हैं पाकिस्तानियों ने हाँ, ढंग का ढंग ढंग का कुछ भी हेल्प हेल्प नहीं डाला। ढांग क्या होता है गुरु? ढांग क्या होता है? अच्छा ढंग का होगा, ढंग का कुछ भी हेल्प नहीं डाला। हाँ, ओके। इनकी बस का क्या है? अ, भाई रूस का मजबूत रहना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। रूस कमज़ोर होगा तो भारत भी कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि सैन्य शक्ति में भारत ने बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज़ भी हमारे रिश्ते और जो कुछ हमें आगे करना है, उसके लिए हमारा रशिया का मजबूत रहना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ आपकी बात।
नमस्ते चंदन भाई कह रहे होंगे, एंड देन ऋषभ भाई प्रणाम आपको भी। और फिर कह रहे हैं प्रकाश भाई बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें खुद सेल्फ रिलायंट होना ही हमारे हमारा टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल खुद की वेपन टेक्नोलॉजी बनाना और खुद मैन्युफैक्चर करना ही। बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल आज की तारीख में किसी पे भरोसा करना बेकार है, और कोई तुक भी नहीं बनता ऐसे भरोसे का। महाराज भाई कह रहे हैं कि सर सऊदी भी फंस गया है। अगर अमेरिका अगर अमेरिका इसराइल ईरान से निकल गए, अमेरिका और ईरान से निकल गए, ओके, तो फिर ईरान गल्फ का भरता बना देगा। वैसे भी बना ही रखा है भरता, बट उसके बाद इसका एक और एंगल भी है ना महाराज, वो भी सोचिए। ये बात आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और पंगा है ना, शायद कोई भी इस लड़ाई को एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं ले जाना चाहता है। वरना एक एक ऑप्शन तो ये भी होता है ना कि तमाम जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो मिलकर ईरान पे हमला कर दें। ये भी तो होता है ना। ये वो ऑप्शन है जो अमेरिका लाना चाह रहा है। अमेरिका इन लोगों को इसकी तरफ पुश कर रहा है कि चलो लड़ो। इनमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब इसराइल से लड़ जाएगा, भाई तुम क्यों ईरान पे हमला कर रहे हो ना, कोई नहीं करेगा। ये सबके सब ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि भाई चूंकि ईरान इन पे हमला कर रहा है, ये सबके सब मिलकर ये कहेंगे चलो जी हम सारे मिलकर ईरान पे हमला कर देते हैं। दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी। वो और ज्यादा आग लगाने वाला होगा। ने आज भी बोला है कि एक सोल न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री होना आसान चीज। ओके, लिंडसे ग्राहम द ब्लडी थर्स्टी, जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वही। मगर जो बात मैंने लिंडसे ग्राहम को कोट इसलिए किया मेरे भाई व्योम कि उसकी बात को सऊदी अरब ने एमबीएस ने कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं किया। अब ये तो नहीं है ना कि लिंडसे ग्राहम को इतनी छोटी चीज है कि एमबीएस या सऊदी अरब को लगा है साला गधा घोड़ा है बोलने दो कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो इस तरह की बात बोल रहा है और कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी वैलिडिटी भी मिलती है ना इससे। अच्छा, सऊदी वालों ने पाकिस्तान की ही तरह सेम मॉडल पर न्यूक्लियर बंकर्स और स्टोरेज कैपेसिटी बनाए हैं। ओके, और ये क्या पता इन्हीं से बनवाए हो। भेजो भाई आदमी। पाकिस्तानियों के लिए उनकी मिलिट्री उनका रिसोर्स है। उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं, बस मिलिट्री है जिसको सिक्योरिटी के नाम पर बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मर्सिनरीज अगर मैं तो इनको इनको फौज में नहीं मानता चंदन, मैं तो इनको मर्सिनरी मानता हूँ। इनकी इकोनॉमी की कोई हालत नहीं, एकदम मरी हुई इकोनॉमी है। अभी और भी आ गई है, आईएमएफ नई शर्तें जो लेकर आया है। अगर यूएस से भागा तो ये उसकी एशिया में तीसरी हार होगी। सही बात है। डॉक्टर भाई नमस्ते, हेलो कैसे हो? कृतिका नमस्ते बेटा। ऋषभ भाई ये कह रहे हैं जापान रिपोर्ट, व्हाई डिडंट यू टेल जापान बिफोर द ईरान वॉर? बिल्कुल। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, व्हाई डिडंट यू टेल मी अबाउट, बस आई मीन अब कर लो बात। मुझे पता नहीं ये जोक है जो आपने मारा है ये क्या है, बट जस्ट लुक एट इट। ऋषभ लाइक हु द हेक इज राइट माइंड। सही बात है। Trump literally justified not consulting with his lies before its Iran war cause of surprise, and then he says, "Well, who better knows about surprise than Japan?" Wow, imagine, wow, क्या बात है। अगर जापान के बारे में सरप्राइज से कोई नहीं बेहतर जानता है, तो क्या फिर अमेरिका का जापान वाला असर होना चाहिए? क्या जो फिर जापान के साथ हुआ, क्या वो अमेरिका के साथ होना चाहिए? कंपैरिजन करना तो एक ही जगह ना करो ना, फिर बाकी का सारा ही करो। ब्रो कह रहे हैं कि डिड दे टेल अस अबाउट पहलगाम? एग्जैक्टली, सिटिंग बिसाइड हिम एंड जी, इमेजिन इमेजिन। दिल्ली एनसीआर, आज भी बारिश हो रहा है दादा, आपके यहाँ का मौसम? यार हमारे यहाँ सूरज तो नहीं निकला है, हल्की फुल्की फुलझड़ी वाली बारिश होती रही है, बट कोई ऐसी बारिश नहीं है जिसको मैं बताऊँ। जैसे कि मैंने ग्राउंड में आलू लगा रखा है, मैं सोच रहा था उसको पानी दे दूँ, मैंने इसलिए पानी नहीं दिया कि बारिश रह जाएगी, वो भी नहीं आई प्रॉपरली। अब मुझे सीरियसली लग रहा है कल सुबह उठ के देना पड़ेगा। तो on the arrest of Ukraine nationals, the Ukraine embassy says the case is possible orchestrated and politically motivated. Wow, क्या बात, क्या बात, वाह।
मतलब हमारी बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है यूक्रेन से, जो हम करेंगे। मैं दिस फ्रॉम दिस मैडमैन ट्रम्प मगा 3 दिन से पहले अमेरिका में आदित्य बंध्याल। अच्छा, ये आदित्य ठाकरे वाले भाई अलग हैं, ये आदित्य बंध्याल आया मेरे साथ। सर, यूएसए एंड नेबरिंग कंट्रीज में वॉर कब होगी? यूएसए फाइट एवरी वॉर इन द, बिल्कुल ठीक बात है। आदित्य भाई, आपसे पहला इंटरेक्शन है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं एक ज़माने से कह रहा हूँ कि ये लोग हमेशा अपनी लड़ाई अपने बॉर्डर से दूर लड़ते हैं। जो अगर आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद हो, तो वो कितनी जल्दी इन्होंने सॉल्व किया था सोवियत यूनियन वाले टाइम पर। वो इसीलिए किया था क्योंकि भैया बिल्कुल सिर पे था तुम्हारे। तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। और इनफैक्ट ये जो करंट लड़ाई चल रही है ना, इसमें मुझे कई बार ये भी लगता है कि जो रशिया और चाइना ने किया है इनके साथ में, वो बड़ी खूबसूरती से इनको यहाँ फँसा दिया है कि ये अपने बॉर्डर से दूर भी हैं। चाइना की शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको कोई नुकसान पहुँचे तो वो लोकल है, यहाँ पे नज़दीक है। अमेरिका अपने शिप लेकर यहाँ पे बहुत देर लगी उसको बनाकर लाने में नई चीज़ों को। तो ये यहाँ पे आके फँस भी गए एक तरह से। तो किसी भी स्टेज पे ज़रा देखिए, ये लड़ाई अगर लंबी चलती है और किसी भी स्टेज पर रशिया और चाइना इसके लिए अगर खड़े हुए, तो अमेरिका को भागने की जगह नहीं मिलेगी। अब समझिए इस बात को। अम, और शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा और कमज़ोर हो जाओ, तब तुमसे बात करेंगे। ओके, ऋषभ भाई, इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग एडिशनल बेस फॉर रशिया टू यूटिलाइज़ इट्स अनअक्युमुलेटेड यूरोपीय रिज़र्व। मुझे मालूम नहीं ऋषभ कि उसका क्या हुआ, जो इन्होंने इंडिया फर्स्ट जैसा जो म्यूचुअल फंड वाला बनाया था 2025 में, कि उसकी हालत क्या है? मैं कई बार सोच चुका हूँ उसको ज़रा गूगल करूँ और ज़रा देखूँ कि उसका बना क्या और क्या कुछ उसमें हो रहा है। अ, एनी ऑफ यू अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में हो, आई थिंक आदित्य भाई नहीं है आज साथ में हमारे, नहीं तो वी शुड लुक इनटू इट। आदित्य भाई अगर कहीं आप देखें बाद में इस शो को, तो ज़रा चेक करिएगा कि बना क्या उस म्यूचुअल फंड का। आपको तो इंटरेस्ट है बाज़ार में, तो ज़रा चेक करिएगा। ओके, नए साल आप सभी को भी नए साल की सही शुभकामनाएँ। हिंदू हमारा जो नया साल शुरू होता है। राइस इंडीड, नो, नाइस, नाइस इंडीड, नो नीड टू बर्न आवर फिंगर्स इन समवन एल्सेस द, एग्ज़ैक्टली भाई, मुझे भी यही लगता है। तो कोई तुक नहीं है ना फ़िज़ूल में, और इसमें मिलता-मिलाता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली यू टर्न आउट टू बी बर्निंग योर ओन फिंगर्स, राइटली एज़ यू सेड। नो, नो सर, मेरे विचार नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं व्हेन इंडिया शुड मीडिएट टू बिकम, ये जी बिल्कुल, उसने कहा ना, फ़िनलैंड के राष्ट्रपति ने अभी ये बात कही है, अपने देश में ही। अब मुझे बताओ, फ़िनलैंड का राष्ट्रपति का यहाँ ईरान से क्या लेना-देना? उन्होंने चाहे इसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, कुछ ना किया हो, सवाल ये है। इवन अमेरिका में जो बड़े मशहूर कमेंटेटर हैं कर्नल मैकग्रागर, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने आज से करीब 15 दिन पहले बात कही थी कि भई इंडिया इज़ द कंट्री, उनका भाषा का, फिलॉसफी का, ट्रेडिशन का, हर तरह का ईरान से रिश्ता है और वो ईरान से सीधे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार ज़िक्र किया है आरिफ जमाल भाई का। आरिफ जमाल भाई जिन्होंने एलईटी की हिस्ट्री लिखी थी, आई एम प्रिविलेज्ड, मैंने उसको पब्लिश किया था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे वो जवाब आपको बताई थी, मैं आपको अक्सर याद दिलाता रहता हूँ कि एक दिन आएगा जब ईरान के मसले को सॉल्व करने में जो ज़मीन पर जो कार्रवाई होगी वो इंडिया करेगा। ये बात उन्होंने मुझे आज नहीं, 2014 में कही थी अ, आरिफ उमर भाई ने। तो मुझे तो कई बार लगता है ये जो आप आज बातें कर रहे हैं, ये सब मुझे रिफ्लेक्शन नज़र आता है 2014 की उनकी बातों का। अ, ओके, धनंजय भाई नमस्कार। पाकिस्तान पर अमेरिकी खुफिया तुलसी गैबर्ट का बड़ा बयान, पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल कार्यक्रम से अमेरिका को खतरा। जी, उन्होंने कल मैंने वो बयान देखा, आप लोगों ने जब बात की थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान में उसके ऊपर बड़ी रिपोर्टिंग हुई है और इससे पता ये भी लगता है ना कि अमेरिका किसी का नहीं है। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो कुछ हो रहा है, ये दरअसल एक बड़े खेल का हिस्सा है। अभी जो आप देख रहे हैं, इससे इसके एक्सपेंशन, इसके नए एंगल्स कहाँ-कहाँ जाएँगे, किस-किस की तरफ जाएँगे, अभी वो सब खुलना बाकी है। मैं इसीलिए जो आपको आज आज मैंने इतना बड़ा स्केल दिखाया ना, इतना जो बड़ा कैनवास खोला है, वो इसीलिए खोला है कि ज़रा सोचिए, ये चीज़ें उतनी सीधी नहीं है, जितनी नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ़ एक मिसाइल, एक बम का किस्सा नहीं है, एक इलाके का किस्सा नहीं है। ये लड़ाई दरअसल कहीं और जा रही है। नहीं, इंस्टाग्राम को लताड़ भी लगाया था यूएई के एक बिलियनियर ने व्हेन ही ऑर्डर्ड देम टू सेंड फोर्सेस। क्या पता।
India's AMCA project under development, UK, Italy, Japan developing 6th generation fighter aircraft discussions in preliminary stage, no agreement is. जी ऋषभ भाई, वो बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट उसकी अपनी दिक्कतें भी हैं। जो आज आज मेरे ख्याल से किसी दोस्त ने हमको लिखा भी था, वो यही है कि हाँ, हाँ, अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे अक्सर ईमेल पे जानकारी भेजते रहते हैं कुछ। तो उनका मेल आया था, मैंने उनको रिप्लाई किया इसी बारे में। उनका कहना था कि जो फ्रांस वाला है 6th जनरेशन का प्लान, उसको हमें जॉइन करना चाहिए। उसमें एक इश्यू है, उसका जो नेवल वर्जन है उस जहाज़ का, उसके लिए हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट करियर नहीं है, एयरक्राफ्ट करियर हमारे पास नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको अगर मान लीजिए अपने विक्रमादित्य वगैरह में चलाना हो, तो फिर हमें उसको बड़ा डाउनग्रेड, मतलब वेपन्स के लिहाज से, फ्यूल के लिहाज से हमें उसके वज़न को बड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उतने भारी एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पास जो ये करियर्स है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसको लेकर भी बड़ा किस्सा चल रहा है। बट लेट्स सी, मुझे लगता ही है कि अगर हम उस पे जाते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। क्या है वो, करीब 100 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो, है ना? और अगर हम उसमें लीड रोल प्ले करते हैं, तो उसकी तैयारी वही होगी। डेडलाइन जो उसकी आ रही है वो 35-40 की, व्हिच मीन्स कि एमका के आसपास की। अब एमका में जो अपनी दिक्कतें आएँगी वो अलग। एटलीस्ट उस प्रोग्राम में आप ये तो मान सकते हैं ना, घुमा-फिरा के आगे-पीछे यूरोपियंस चला रहे हैं, साथ में मिलके हम चला ही लेंगे। बट एमका में दिक्कतें अपनी किस्म की आ रही हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक वी शुड जॉइन दैट, यू नो। आई थिंक 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूरोप में इस समय पर 6th जनरेशन को लेकर। इनमें एक ना एक को इंडिया ज़रूर जॉइन करेगा, ये मैं जानता हूँ। ओके, व्योम भाई आए कह रहे हैं, आपने सही कहा था, लिंडसे इज एन इंपॉर्टेंट मैन बट हिज ब्लड सेक्सी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है, 100% सही। यूट्यूब कमेंट डिलीट कर रहा है सर यार। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं महाराज भाई। यूट्यूब क्या करता है? ओके। ऋषभ भाई, ये तुलसी गैबर्ड के स्टेटमेंट का क्या वो ट्रंप की मिनियन है, जो जुनेद भाई कह रहे हैं? ना जो ट्रंप चाहेगा वही होता है, बाकी सब बाकी सब पानी कम है। देखिए, मुझे लगता है कि तुलसी गैबर्ड जो है वो, उसने इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट दी है। इसकी अपनी दिक्कतें होती हैं। अगर आप सेनेट कमेटी के सामने जाकर कोई भी गलत बात बोल दें, तो आप पर परजुरी के आरोप लगते हैं, करियर खत्म हो जाते हैं परजुरी पर। तो वहाँ पर आपको रियलिटी बतानी पड़ती है, उसको कोई सीरियसली लेता है, नहीं लेता है। मुझे जितना मैं समझता हूँ तुलसी गैबर्ड को, वो हवा में बात नहीं करती है। और बाय द वे, मैंने उस स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ा है बाद में। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग उस पे काम कर रहे हैं, और चूँकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो बहुत बहुत फ्यूचरिस्टिक है। उनका ये कहना है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया वगैरह इनकी हेल्प कर रहे हैं, और ये 2035 तक ऐसी मिसाइलें बना सकते हैं, ये जो अमेरिका तक पहुँच जाए, व्हिच इज़ वेरी मच पॉसिबल। देखिए, मिसाइल्स का की रेंज को कम-बेशी करना, ये बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ नहीं रह जाती है, अगर आप एक बार बनाने लग जाएँ तो। वो हमने भी देखा अपने वाले केस में। तो इसलिए उसमें नाउ इट मेक्स सेंस। मुझे लगा था कि उन्होंने कहा कि इनके पास है। कल रात को जब मैं अपोज़ कर रहा था कि यार इनके पास टूल कहाँ ले आ रहे हैं, तो उस समय मैं यही कह रहा था कि इनके पास बम तो है, ये अमेरिका तक लेके पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में उनके पास कुछ नहीं है, जो कि सही है। ये बात ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन तुलसी ने बात कही थी कि दे आर ऑन द वे, दे आर मेकिंग इट। तो दैट इज़ एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मैं उस पे क्या कर सकता हूँ यार। ओके, like sir, literally, the Japanese Prime Minister with her delegation was like, like wait, और क्या होगा गुरु? चंदन कह रहा आगे, सर मेरे यहाँ 1 वीक से बारिश हो रही है। अरे बाप रे! अच्छा, उड़ी बाबा! परेशान हो गए बारिश से। नहीं यार, मैं बारिश से परेशान नहीं होता। एक्सेस बारिश से इसलिए परेशान होता हूँ, मेरे पौधे परेशान हो जाते हैं, बट बियॉन्ड दैट नहीं। आई हेट समर, मुझे बुरी लगती है। Sir, if BRICS money is acceptable for exchange, then how it will affect USA dollar, because USA backbone is dollar। बिल्कुल, प्लस तुम्हें ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुबे जी। और अगर मुझे लगता है उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। जो कुछ इस समय पर हॉर्मुज़ में हो रहा है, जो ईरान ने किया है, मतलब मैं कल भी ये बात कर रहा था, मैं शायद परसों भी कह रहा था कि मैं उम्मीद ये कर रहा था कि जब हमारे पास ब्रिक्स की समिट होएगी इस साल, शायद ये प्रोसेस उस समय पर शुरू होगा। हमारे यहाँ चाइना ने और इंडिया ने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक को उसकी तैयारी करने के लिए कह दिया है, आरबीआई ने।
है ना? मैं सोचता था कि वहां से शायद एक प्रोसेस शुरू हो, यू नो, डिजिटल करेंसी का, और चीज़ों को ऑनलाइन लेने का। लेकिन ये जो अभी कर दिया है ईरान ने कि भई आप ईरान की जो करेंसी है युआन, आरएमबी में अगर आप उसमें खरीदते हैं तेल, तो आप ले जाइए। तो ज़रा सोचिए कितना बड़ा रास्ता खुल रहा है। दैट मीन्स कि जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं गल्फ की, वो युआन में डील करेंगे। जो बायर है, वो युआन में डील करेगा, सो दैट यहाँ से निकल जाए। और अनजाने में इसकी जो चोट पहुँच रही होगी, वो पहुँच रही होगी अमेरिका के पेट्रो डॉलर को। तो वो एक बार ये सिलसिला अगर शुरू हुआ, तो फिर इसको डिफरेंट जगहों पर रेप्लिकेट होते हुए टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। सर, जो कंट्रीज़ न्यूक नहीं बना सकते वो तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया से एग्रीमेंट कर सकते हैं न्यूक्लियर डिपार्टमेंट का। अमेरिका जैसे यार एक बात बताओ, मुझे मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं कि बजाय लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्यों ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इनफैक्ट या फिर यूँ कहा जाए कि क्योंकि मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि 5 कंट्रीज़ न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठे रहें और फिर वो दुनिया की पॉलिसी को डोमिनेट कर रहे हैं। ये तो कोई बड़ी तुक नहीं है ना इसकी। दैट इज़ नॉट नीदर लॉजिकल नॉर एक्सेप्टेबल, आई डोंट थिंक। दुबे जी आगे कह रहे हैं, सर कुछ दिन पहले एलपीजी गैस का शॉर्टेज का न्यूज़ फैला था। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया के पास में फैसिलिटीज़ नहीं है खुद का? और सेकंड, नहीं तो क्या किस देशों के पास होता है? एक सेकंड, ये क्या है? और अच्छा, और सेकंड, नहीं तो ये किस देशों के पास होता है? मीन्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। एलपीजी अगर अगर आप शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये तो बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है, उसका बाय प्रोडक्ट है ना? तो जितना हमारे सॉरी जितना हमारे यहाँ क्रूड ऑयल है, उसमें से जितना निकलता है, वो तो हम निकालते ही। बट इसके अलावा जो बाहर से हम लेते हैं, वो भी आपके सामने अभी-अभी हमारे क्रूड ऑयल आया भी है, आपने देखा होगा। एक शिप हमारा हॉर्मुज़ से आया है इसको लेकर। तो ये बाय प्रोडक्ट है। ये गैस कोई जो एलपीजी गैस है, ये कोई निकलने वाली चीज़ नहीं है। एलपीजी ये क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है। चीमा निक्कर कौन जाने निक्कर पहन के बिना निक्कर। गवर्नमेंट अनाउंसेस 497 crore relief schemes for exporters impacted by the West Asian crisis. वाओ! बहुत बढ़िया। तो अपने ट्रेड को तो बचाना ही पड़ेगा ना यार, अपने ट्रेड को तो हमें बचाना ही पड़ेगा। और तरीका क्या है? इंडियाज़ अटैक ऑन ईरान्स अटैक ऑन बगैर इंडिया को अटैक कर दिया। Iran's attack on Qatar has damaged facilities that produce 17% of its liquefied natural gas export capacity, and repairs will take 3 to 5 years. अभी तो शुरुआत है, और अभी अगर अटैक हो रहा है तो कतर एनर्जी सीईओ सेड अकॉर्डिंग टू, हाँ, ओके। वेस्ट एशिया अभी तो 17% है ना, अभी तो और भी लगेंगी। जो बदमाशियां कर रहे हैं अमेरिकन, ये रुक जाएंगे, किसने कहा? वेस्ट एशिया वॉर, ट्रंप सेज आई एम नॉट पुटिंग ट्रुप्स एनीवेयर। उसको क्या पता यार, आज क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा। महेश सर, कैट्स ड्रोन प्रोग्राम भारत का बहुत ही अच्छा लगा। इट्स रियली गुड। उसके साथ में स्टैट्स मिसाइल का भी काम हो रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मैम भाई। हम सिक्योरिटी पर तो हमको देखो, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ, इतना पैसा है गल्फ के पास, तेल से, गैस से खूब पैसा बनाया, बिना सिक्योरिटी के फंस गए ना आज। इसलिए जब आप इकोनॉमी ग्रो करते हैं, तो सिक्योरिटी आपकी साइड बाय साइड ग्रो होनी चाहिए उस इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए। अदरवाइज यू कॉट इन रॉन्ग फुट। कोई भी जो पागल गुंडा आएगा, वो आपको धमका देगा, मारेगा। हाँ, ओके। ऋषभ, why didn't you tell US allies about the war before attacking Iran? President Trump says we wanted surprise. Okay, who knows better about surprises in Japan? क्या मतलब, अब क्या लॉजिक की बात कर रहा है ऐसे लोगों से, इससे आपको पता लगता है ना आप किस लेवल के लोगों से डील कर रहे हो। ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर स्टेल्थ का काउंटर बन जाएगा, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसपे भी हम काम कर ही रहे हैं। बाकी देश भी काम कर रहे हैं, पर बाकी देशों में भी ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है, हो ही रहा है अभी। जो हम बेसिकली जो क्वांटम रडार वगैरह जो हम बना रहे हैं, लेट्स सी।
How much cost will require for India to reach the level of defense like America, especially in Navy and Air Force? They are tech oriented. बहुत देर लगेगी प्रियांशु भाई, अभी बहुत देर लगेगी हमारे पास वेट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो 6 जन वाला हमको ज्वाइन करना है, वो इसीलिए करना है ताकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आए। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ बार-बार कि मुझे ये भरोसा ज़रूर है अपने यहाँ पर कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो इस पे और डेवलप कर सकते हैं, अगर उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। एक सर्टेन लेवल की जो बेसिक नॉलेज है, अगर उनको इस 6th जनरेशन की आ जाती है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएँगी। बाय द वे 6th जनरेशन में ये भी शामिल है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे यहाँ हो रही होगी, तो उसका भी डायरेक्ट हमारे यहाँ इम्पैक्ट आएगा। एंड देन आप ये देखिए कि जो यूएई जैसी कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारे यहाँ आर-एन-डी में इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो इसरो में हो, चाहे यहाँ पर हो, तो वो भी फ़र्क पड़ेगा उससे बड़ा। क्योंकि जो आपको बेसिक पैसे की जो ज़रूरत होती है इस तरह के कामों में, आर-एन-डी में, आर-एन-डी बहुत पैसा खाता है, तो वहाँ पे आपको फिर हेल्प रहेगी और उससे उनके भी जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, जो कि आने वाले 8 से 10 सालों में बनेगा, उसकी उनको भी मदद मिलेगी। कौन जाने कल को अकल आए सऊदी अरेबिया को और वो भी ज़रा करे इस तरह की चीज़ें, बट लेट्स सी व्हाटएवर। अमेरिकन सीनेट में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के खतरे के आकलन पर एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के संबंधों के कारण परमाणु संघर्ष का खतरा बना हुआ है। 34 पेज की इस रिपोर्ट के पूरी बात नहीं है, या फिर ऋषभ भाई कुछ कट गया बीच में, पता नहीं कहीं डिलीट ना हो गया हो। जय जगन्नाथ, नमस्ते। आई एम नॉर्थ कोरिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ कोरिया रशिया में भी तो अब बड़ा कर रहा है ना, वो तो उसके लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ओके, 3 कमेंट डिलीट हो गए आपके। भारत और पाकिस्तान सीधे संघर्ष नहीं शुरू करना चाहते, फिर भी आतंकवादी तत्वों के लिए संकटों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं। ये बात सही है। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान संबंध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पूर्व में इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों की टकराव हुए हैं, जिससे तनाव का खतरा पैदा हुआ है। ठीक है ऋषभ, ये भी एक कहानी है, वरना एक बात बताओ, एनर्जी क्राइसिस वहाँ बचा हुआ है, एयरक्राफ्ट उनके वो आपने देख ही लिया कितने कंपेल कितने नहीं, और फिर आने वाले दिनों में जो जो इनके यहाँ मेरी चिंता कुछ और है। मुझे लगता है ये है ऋषभ, टू कट द होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे सीरियसली लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ गड़बड़ होने वाली है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वाटर इशू। ये इन गर्मियों में कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है। चीमा तो बोलता है हमारी सारी मिलिट्री डॉक्ट्राइन इंडिया सेंट्रिक है। वो चीना क्या, पूरा पाकिस्तान बोलता है। बिल्कुल, यूएस इजराइल इनके साथ में हम कुछ नहीं करेंगे, ये कहने की बात है। अगर आप लेट्स से 2000 से ऊपर किलोमीटर्स की कोई भी मिसाइल बनाते हैं, तो वो भला क्यों नहीं इजराइल जा सकती, मुझे बताइए। अच्छा, मान लीजिए कि आपने 2000 किलोमीटर की आपने जो मिसाइल बनाई, ये एक डिस्टेंस आपने बताया, जो वॉरहेड है उसका, उसको जब आप हल्का करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है ना उसका। तो आप जरा चेक करिए कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच का कितना डिस्टेंस है। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना सेट टू रिज्यूम फ्रॉम जून 1 थ्रू शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश। वंडरफुल। सी, अब आपको याद आ रहा है ऋषभ, मैं ये बात आपसे कब से कह रहा हूँ, साल हो गए कहते कहते कि भाई दिन बजे गुजरते हर दिन के साथ में चाइना के साथ आपके रिलेशन ठीक होने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं मानते थे मेरी बात को, खैर चंदन जैसे भाई तो मान जाते थे, बट अब आपके सामने आप देखते जाइए, आप देखते जाइए कि चीजें कहाँ जाएंगी। आपने मैजिक नहीं देखा जो नेपाल में हुआ, आपने देखा नहीं बांग्लादेश में क्या मैजिक हुआ, क्या अमेरिकन वो कर पाए जो करना चाह रहे थे। देखते जाइए। आदित्य भाई हमारे साथ कह रहे हैं, सर यूएसए वांट्स टू फिक्स द रिजीम्स चेंज अकॉर्डिंग टू हिज बेनिफिट्स फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years नियर इंडियन। एब्सोल्युटली 100% सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। Just an Indian Prime Modi spoke to Qatar's Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani on the day when Ras Laffan energy infrastructure came under attack. Indian PM strongly condemned the attacks on the infrastructure, ठीक है, says India statement. भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 2 होना ही था। आपको एनर्जी बाजार में क्यों नहीं होगा गुरु, दुनिया के एनर्जी बाजार में इस समय आग लगी हुई है, सेंसेक्स कैसे अब रुकेगा। दुनिया का कौन सा इस समय स्टॉक एक्सचेंज है जो पॉजिटिव में है।
डज रशिया हैव एनी? नो, नॉट एट ऑल, नो, बिल्कुल नहीं। सोने चांदी उनका जो 5 फिफ्थ जनरेशन है वाला जो है, वही एक किस्म से लिमिटेड है, वही पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है, तो उसका इंजन नया बना रहे हैं ये लोग। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। एमसीएक्स पर सिल्वर 15,000, गोल्ड 5,500 टूटा। ओके, ओह दिस इज ग्रेट, गुड टाइम टू इन्वेस्ट ऋषभ भाई, खरीद जाओ। वी स्टैंड फॉर सेफ एंड फ्री नेविगेशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो होना ही चाहिए हॉर्मुज से। और बाय द वे, वो तो ईरान भी कह रहा है कि बिल्कुल सेफ है, खाली हमारी लड़ाई अमेरिकन के जहाज़ों से है या जो उनके अलाइज हैं उनसे, बाकी सबको जाने दे रहे हो। आई हैव अ जेन्युइन इशू, मैं किसी को कंप्लेंट में इशू में किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट इस वॉर में कितना क्लाइमेट को डैमेज हुआ। बट क्लाइमेट चेंज बात करने वाला, बात सही, ये बात बहुत प्रियांशु 200% सही बात है। और मजे की बात क्या है कि जब भी कभी लड़ाई होती है, क्लाइमेट की बात ही नहीं होती है। तो जो बात आप कह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को शायद इग्नोर नहीं किया जाता है। मगर मजे की बात क्या होती है ना, वही कि अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की लड़ाई में ये जो मुद्दे हैं, जिंदगी मौत, कौन मरा कौन जिया, इस सब के बीच में ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम अपने अपने क्लाइमेट पे डालते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। आप ये भी तो सोचिए, जिस जमीन में बारूद घुस रहा है, मिसाइलें घुस रही हैं, वो जमीन क्या उपजाऊ रह पाती है? और कितने टाइम के लिए नहीं रहती है? सवाल है ना। यूएस के F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईरान का दावा, हमने किया हमला। लो भैया, यही एक बची थी कसर F-35 पे होने की। ट्रम्प तो अपने व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन को नहीं छोड़ता, बोलता है हर लिप्सा हाँ कैरोलाइन। ओके, दुबे जी कह रहे हैं एंड अरे 1.5 घंटा हो गया है सर। वन साइड इंडिया हैव लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, सेकंड इंडियन गवर्नमेंट फोकस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद चाइना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। बिल्कुल, बिल्कुल, एज लॉन्ग एज दोस्त, देखिए इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, और इनको लेकर आप ये देखिए, अब दोनों ही देश ऐसी हालत में नहीं है कि जहां पर वो जंग के जरिए इसको हल करेंगे। तो कम से कम जिन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उन्हें करना चाहिए। एंड थैंक गॉड कि दोनों ही देशों में इतनी समझदारी है कि वो कर रहे हैं, यू नो। एंड देन जो लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल जो मामले हैं या जो जियो स्ट्रेटेजिक मामले हैं, उस पे कोलैबोरेशन का, ज्योग्राफी के जो हमारे अपने झगड़े हैं, उससे कोई लेन-देन हो नहीं सकता। तो आप ये देखिएगा, ये बड़ी चाइना की ये बड़ी अजीब किस्म की चीज़ रहती है, वो आपसे कंप्लेंट करना नहीं छोड़ेंगे। तो यानी अ, हिमाचल वाला जो मसला है हमारा, सॉरी अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का जो किस्सा है, उसको लेकर वो चिक-चिक करते रहेंगे आपसे। ऊपर के जो आपके लद्दाख-वद्दाख के जो इलाके हैं, वहाँ वो चिक-चिक आपसे करते रहेंगे। बट इसका लेक मतलब ये कतई नहीं है कि वो जंग करने आ जाएँगे आपसे। मगर एट द सेम टाइम अच्छा ये इसलिए भी है क्योंकि वो ट्राई करके देख चुके हैं। वहाँ ट्राई करके देख चुके हैं वो। पता है कि भैया वहाँ से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो वो बेहतर है कि भैया फिर नुकसान क्यों करो? और मैंने आपको बार-बार ये बात कही है ना कि जहाँ पर 1.3 बिलियन का ट्रेड हो, तो उसमें हमारा जो 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 डिफरेंशियल है, इन द सेंस कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो मुश्किल से 30 का है ना? 30 बिलियन के आसपास का है। उनका 1 अरब का है ना? 1 अरब उनको हमसे मिलता है हर साल का। मुझे बताओ दूध देती हुई गाय को कौन मारता है? उनको हर साल का 1 बिलियन जो जा रहा है भारत से, आप ज़रा सोचिए वो ऐसी गाय को क्यों मारेंगे जो उनको 1 बिलियन दे रही है? सेकेंडली हमारी अपनी डिपेंडेंसीज़ भी हैं, चाहे वो एपीआईज़ को लेकर है जो हम फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए हमको चाहिए होती हैं, उसकी पूरी सप्लाई चाइना से आती है। तो आप भला अपनी तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्यों बर्बाद करेंगे? अमेरिका या बाकी के लोग जितने मर्ज़ी हल्ला-गुल्ला करते रहें, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आपको आज भी डिपेंडेंसी चाइना पर ही है ना। एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहाँ पर बजाज वगैरह ने सरकार से कह दिया था कि 2 महीने में हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी, अगर हमको रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिले। तो किया गया ना इंतज़ाम। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको एक-दूसरे के नज़दीक लाती हैं, और यू नो चीज़ों को हमें साथ लेके लेकर ही चलना पड़ेगा। आप लड़ नहीं सकते हर बात के लिए। अमेरिका ने ये बाय द वे मैं आपको एक और याद दिलाऊँ, आपको वो इंटरव्यू याद है? एक
अमेरिकन पॉडकास्टर को मोदी जी ने दिया था लंबा 3 घंटे का इंटरव्यू, याद है? उसमें उन्होंने बाकायदा जहाँ पाकिस्तान को गालियाँ दी थी, गालियाँ इन द सेंस कि क्रिटिसिज़्म किया था, वहीं पे उन्होंने चाइना से कहा था कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमारे फिलोसॉफिकल रिश्ते हैं, दार्शनिक रिश्ते हैं, पुराने हज़ारों साल के रिश्ते हैं हमारे चाइना से। और चाइना ने न सिर्फ एप्रिशिएट किया था, रीट्वीट किया था उनकी उस ट्वीट को, और एप्रिशिएट किया था सारी बात को। अमेरिका में भी उसको रीट्वीट किया गया था। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये समझ कि भारत का क्या महत्व है, और इसको लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, लोग जानते हैं। ये क्या है, अमेरिका ने ईरान को नई रणनीति का संकेत दिया है कि जो वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकती है। स्कॉट बेसिन के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका समुद्र में मौजूद ईरान के 140 मिलियन बैरल तेल पर लगे प्रतिबंधों पर ढील दे सकता है। लेट्स सी हो सकता है, अगर अकल आए अमेरिका को और चीजें बेहतर की जाए। देखिए, जो कुछ इन्होंने कर दिया है उसकी तो कुछ भरपाई नहीं हो सकती है। लॉन्ग रन में ये चीजें जो है, ये इकोनॉमिकली ईरान को बेनिफिट करेंगी चीजें। सैंक्शंस उनके ऊपर अगर हटेंगे, ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। somebody has to start on that line। अगर ये ऐसा कुछ होता है, this will be a positive signature, I guess, gradually। but let's see, you never know। अमेरिका है, और ट्रम्पियन रिजीम का कुछ पता नहीं है कि आज क्या बोल रही है, कल क्या बोले, कल कोई नया ट्वीट आ जाए सुबह। Israeli Defense Forces say Haifa refinery was hit by shrapnel from an interception, not a direct impact of missile। क्या फर्क पड़ता है? आग फिर आग है, वो चिंगारी से लगे, माचिस से लगे, पूरी तीली लगे, छोटी तीली लगे, क्या फर्क पड़ता है यार? आग तो आग होती है। गुड नाइट प्रियांश भाई, वेरी गुड नाइट, स्लीप वेल। चंदन भाई कह रहे हैं कि चाइना ने जो सोचा था सीपीईसी के बारे में, वो भी नहीं हो पाया। पाकिस्तानियों ने रंग दिया, दिखा दिया, इनको अब समझ में आ गया कौन। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा चंदन, कि उनको अकल तो आई है, पाकिस्तानियों ने अकल तो बहुत सारी दी है उनको। आज धुरंधर 2 रिलीज हुआ है, एकदम मस्त मूवी बनाया है, पार्ट 2 बेहतर है। पूरा मूवी में प्लॉट ट्विस्ट पे मजा आ गया। अच्छा, आपने देख भी ली, वेरी गुड, ओके। चलिए, ऑलराइट। अरे नहीं, राम कुमार भाई हमारे साथ आ गए, वेरी गुड। अरे कहाँ है राम भाई, आज बहुत देर से आए हो। वैसे बिगेस्ट गिफ्ट कुड कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉर अस। Pakistan military gets stretched to so much, make Pakistan's break would be India's biggest enemy gone, China's arrival। I don't know, ये सिर्फ जुमले ही होते हैं गुरु, China's arrival, बट सच्चाई ये है, अभी तो आपको ये भी नहीं पता ना कि चाइना किन किन चीज़ों में आपसे कोऑपरेट कर रहा है। वो सब होने में जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और इवन कि पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो में आपके साथ कहाँ कहाँ कोऑपरेशन होनी है, ये भी कौन जानता है। कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, बात आपकी सही है, और मैं कई बार इस बात को इस नज़र से देख चुका हूँ कि अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, इंडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, ईरान में जो कुछ बन रहा है, अगर ये चीज़ें बिगड़ी, पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। और बहुत बड़ी मुसीबत है, ये भी कौन जानता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 कब शुरू कर दें, हम भी एक वेट कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, इनके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। आने वाले 2 महीनों के बाद में जो फसल आ रही है वो बर्बाद होने जा रही है, क्योंकि भारत पानी नहीं छोड़ेगा। भारत पानी नहीं छोड़ेगा, तो ये कोई ना कोई पंगा लेंगे, और यू नेवर नो, पार्ट 2 शुरू हो जाए, धुरंधर पार्ट 2, यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, यू नेवर नो, व्हाटएवर यू कॉल इट। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर कल सवेरे एक बार फिर से, और तब इन तमाम बातों पर कल मैं सोच रहा हूँ कल सुबह आपके साथ छोटी छोटी चर्चाएं शुरू करूँ। आज क्या है, आज थर्सडे है, क्या है, थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है। तो कल मैं दिन में से शुरुआत करने जा रहा हूँ कि तमाम बातचीत के जो टुकड़े हैं, इन पर दिन में अलग अलग बातचीत की जाए, एक एक विषय पर, ताकि ये जो 2 घंटे 3 घंटे हमारा पौने 2 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, तो लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसके हिस्सों में हम बात कर पाए, सब्जेक्ट्स ताकि अलग अलग रहे। चंदन आई करें, सर इमरान खान का क्या बन रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तरार तो गरियाता रहता है, वो गरिया रहे। तो मेरे ख्याल से उसकी वो डील हो गई है, जेल में उसकी मुलाकातों का सिलसिला, कल कुछ बात उनकी बन गई है, तो शायद इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो अब शुरू हो रहा है। तो आप पाएंगे कि फिर आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सामने आएंगी, वो कौन सी नई स्टेटमेंट देगा,
कौन सी नई ट्वीट आएगी, ये एक नया गेम साइड बाय साइड चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, सभी को महेश जी, डिड यू मेडिसिन सेंड टू ईरान? हाँ, डिड यू, मतलब दवाइयों की एक बड़ी खेप, पूरा जहाज जो है वो ईरान गया है भारत की तरफ से। तो ये बात सही है। अभी देखिए ना, रमजान का महीना है, तमाम मुस्लिम देशों में 57 मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देशों में से किसी ने मदद भेजी ईरान को? नहीं। पहला जहाज भारत का गया है, हिंदू काफिर मुल्क का जहाज गया है दवाइयां लेकर उनको देने के लिए। ये पाकिस्तानी हमको ये कहते हैं कि साहब इंडिया ने किया क्या है ईरान के लिए? वो तो जिनको जिनको मदद मिलेगी उनको पता होगा ना कि क्या किया है। हाँ भाई, ये हमने बिल्कुल भेजा है। ओके, एंड देन चंदन क्या करें,